ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक है वो पढ़ लिया पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम लोगों ने पहला पार्ट दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज, ये दो टॉपिक हमने पढ़े। इससे रिलेटेड जो एटॉमिक साइज है वो अपन आगे देखते हैं कुछ इस तरह से। मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक साइज का मतलब एटॉमिक रेडियस होता है। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो हम एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक तो आइसोलेशन ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल। दूसरा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउडी नेचर होता है, कोई पर्टिकुलर पाथ, परफेक्ट पाथ वो फॉलो नहीं करता है। तीसरा हमने कहा था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर एग्जैक्टली न्यूक्लियस की भी बात करें तो, या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें या वेरी लेस मास वाले पार्टिकल की बात करें, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन या उसके एग्जैक्ट मोमेंटम, उसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी, उसकी एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी, उसकी एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, ये सब डिटरमाइन करना एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। ये था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वही चीज हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम एग्जैक्ट न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते और इसीलिए एग्जैक्ट रेडियस हमें पता नहीं पड़ सकती। आगे चलते हैं। हमने कहा अलग अलग तरह की रेडियस हम एसोसिएट करते हैं एक एटम से रिलेटेड, जैसे कि एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस। कोवलेंट भी हो सकती है, मेटालिक भी हो सकती है, वेंडरवॉल भी हो सकती है। आयनिक रेडियस कैटायनिक भी हो सकती है और एनायनिक भी हो सकती है। इसमें हम लोगों ने कोवलेंट रेडियस पढ़ा। जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तब उन दोनों की न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही यूज्ड होता है किसी रेडियस को निकालने में। अगर वो दोनों एटम सेम है, जैसे कि ए या बी, तो ये कहता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज है। इन होमोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज में तो हम सिंपली इनकी बॉन्ड डिस्टेंस का आधा कर देंगे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देंगे, दैट इज रेडियस ऑफ ए एंड रेडियस ऑफ बी। दैट्स वेरी सिंपल। किसी की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा तो उसका आधा पोर्शन भी ज्यादा। इसका मतलब अगर ये लेंथ छोटी और ये लेंथ बड़ी तो इसका रेडियस भी बड़ा और उसका रेडियस छोटा। सिंपल है। आगे हम कहते हैं कि जनरली जब भी अपन किसी एटम में रेडियस प्रैक्टिकली निकालने की कोशिश करते हैं, किसी एटम का रेडियस प्रैक्टिकली निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं सिंगली बॉन्डेड हो, क्योंकि सिंगली बॉन्डेड होगा तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर कोई डबली बॉन्डेड सिस्टम हुआ या कोई ट्रिपली बॉन्डेड सिस्टम हुआ और उस समय हमने रेडियस डिटरमाइन करने की कोशिश करी, तो ओवरलैप क्योंकि ज्यादा होता है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। इसलिए कह तो सकते हैं कि डबल बॉन्ड में हमने निकाली, कोई बात नहीं कह लो, लेकिन हम कभी भी उसको एज अ रियलिटी या एज अ प्रिसीजन काम में नहीं लेते, कभी भी किताबों में उसको हम मेंशन नहीं करते। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर एक एटम दूसरे अलग तरह के एटम से जुड़ा है, तब ऐसी कंडीशन में हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा नहीं कर सकते। तब हम ये तो कह ही सकते हैं कि इसकी टोटल डिस्टेंस इसका रेडियस प्लस इसके रेडियस के बराबर है। लेकिन ये तभी तक होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो डिफरेंस है या थोड़ा सा डिफरेंस है। तब हम कह सकते हैं जो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इसके रेडियस और इसके रेडियस के बराबर है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, तब ऐसी कंडीशन में ओवरलैप वो ज्यादा कर लेगा। और अगर ओवरलैप उन्होंने ज्यादा कर लिया तो ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस होगी थोड़ी छोटी। वो कितनी छोटी होगी? वो इतने फैक्टर से छोटी होगी। ये चीज हमें स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला में पता लगती है। यहां तक भी मैंने कल आपको सिखा दिया। इसके बाद मैंने मेटालिक रेडियस समझाया। मेटालिक रेडियस से पहले मैंने मेटालिक बॉन्डिंग समझाई। वो समझाया एक एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस शेल होती है, उसके अलावा अंदर के जो भी व्हाइट पार्ट है, मतलब न्यूक्लियस और इनर शेल्स, ये सब कोर या कर्नेल कहलाती है। ये कोर या कर्नेल सामने वाले के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और सामने वाले का कोर और कर्नेल इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि हमने बात करी थी, अपने जो कपड़े हैं दैट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो सामने वाला अट्रैक्ट कर रहा है और सामने वाले कपड़े हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें ऑलमोस्ट एक एटम दूसरे एटम के जस्ट कांटेक्ट में रहता है। तो यहाँ पर इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा काफी प्रिसाइजली एक रेडियस को निकाल सकता है। बेहतर तरीका है रेडियस निकालने का। आगे चलते हैं। वेंडरवॉल रेडियस भी हमने कल पढ़ी थी। उसमें हमने कहा था जब कोई एटम बॉन्ड ही ना बनाए तब कैसे करेंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है निकाल लिया, मेटेलिक बॉन्ड बना रहा है निकाल लिया। लेकिन अगर कोई एटम बॉन्ड ही ना बनाए, जैसे कि नोबल गैसेस, तब क्या करेंगे? तब हम उन नोबल गैसेस में इंतजार करेंगे दो एटम्स को एक दूसरे के काफी करीब आने का। जैसे वो मिनिमम डिस्टेंस पर आ जाते हैं एक दूसरे के पास में, मतलब काफी ज्यादा पास आ जाते हैं, तब हम उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देते हैं। वो
वेंडरवॉल रेडियस कहलाती है, उस डिस्टेंस को वेंडरवॉल डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वेंडरवॉल अट्रैक्शंस कहलाते हैं। आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक और सवाल, एग्जामिनर हमसे एक सवाल और पूछता है, और वो सवाल क्या है कि अगर, क्या पूछता है कि अगर HCl में क्लोरीन की वेंडरवॉल डिस्टेंस निकालूं तो कैसे। तो मैंने HCl गैस ले रखी है, उस HCl गैस में मैं क्लोरीन और क्लोरीन के एक दूसरे के पास आने का इंतजार करूंगा और उनका आधा कर दूंगा, देन आई विल गेट द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, और वो क्लोरीन की वेंडरवॉल रेडियस हो जाएगी। एग्जैक्टली मैं HH के बीच के डिस्टेंस का आधा कर दूंगा तो वो H की वेंडरवॉल रेडियस हो जाएगी। वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसके बाद हम आगे बढ़े और हमने कहा किसी पर्टिकुलर एटम में वेंडरवॉल रेडियस की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस। इसीलिए मैंने कहा कि नियॉन, जब हम कोई भी ऑर्डर लिखे फॉर एग्जांपल, तो नियॉन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें इस बात के लिए मजबूर करती है कि हमें उसको आगे रखना पड़ेगा। जबकि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती आती है, साइज छोटा होता जाता है, तो नियॉन का साइज तो और छोटा होना चाहिए, पर कितना होना चाहिए हमें ये तो पता ही नहीं। हम तो वेंडरवॉल रेडियस निकालेंगे और वो जो वैल्यू है इनफैक्ट वो वैल्यू काफी बड़ी होती है, तो हमें मतलब कह सकते हैं ना कि हमें रखना ही पड़ेगा, नियॉन को सबसे आगे रखना पड़ेगा बिकॉज उसका साइज सबसे बड़ा होता है। अभी मैं वैल्यू भी दिखाता हूं आज की क्लास में। यहां तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आज आगे बढ़ते हैं और हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। क्या हम आज की क्लास से ये जो टॉपिक है स्टार्ट करें? यहां तक कोई डाउट रह गया आप लोगों को? मैंने कल ये सारी की सारी जो नोट्स है इनको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जो फाइल सेक्शन से वहां पर अपलोड कर दिया था। इवन कल जो लेक्चर हमने, क्या बेटा? कल मैंने कहा था तुझे फोन करके मुझसे एक बार और पूछ लेता। वहीं पर ही है जहां पर आपको ये दिखता है ना, वहां पर एक पोस्ट करके एक ऑप्शन होता है, वहीं दिख जाएगा। एक बार मैंने कहा था ना थोड़ा सा और देख लेना, नहीं है तो अभी आज क्लास के बाद क्या करना, मुझे एक बार कॉल कर लेना, तो मैं तेरे को हाथ के हाथ बताता जाऊंगा, देख इस वाले टैब को दबा, इस वाले टैब को दबा, वहां पे मिल जाएगी। मैंने कल वहां पे दोनों चीजें डाली थी, ये वाले नोट्स भी डाले थे और जो कल लेक्चर हुआ ना हमारा उसकी वीडियो भी डाल दी थी, ठीक है ना। तो दोनों चीजें तुम्हें वहां मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो मुझे आज अभी क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। ये भी मैं वहां डालूंगा आज, ठीक है। सुनिए, तो हम यहां पर बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस मतलब क्या हुआ। एक एटम है, उसका साइज बड़ा है किसी और से, उसका साइज उससे बड़ा क्यों है या उसका साइज उससे छोटा क्यों है, दिस इज द मतलब कह सकते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें कंपेयर करना है कि अगर अपन टॉप टू बॉटम किसी पीरियड टेबल में चले या लेफ्ट टू राइट चले तो साइज कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझते हैं। तो हमने कहा कि अगर फैक्टर्स की बात करें, जैसे कि अगर आज मैंने जैसे मैंने आज अभी कोट नहीं पहना, कल मैंने वाली क्लास में कोट पहना था, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 5 6 10 15 कपड़े और पहन लूं तो मेरा साइज बड़ा हो जाए, और अगर मैं कपड़े कम पहनूंगा तो ऑफ कोर्स मेरा साइज छोटा दिखेगा। दिस इज समथिंग कि नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स का मतलब कि अगर एक एटम के अंदर शेल्स बनी हुई हैं कुछ, और किसी दूसरे एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स जो हैं, अगर वो नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं तो क्या होगा, उसका साइज ऑफ कोर्स उससे थोड़ा सा रिलेटिवली बड़ा होगा। पर हर चीज अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें z इफेक्टिव ज्यादा हो तो ये और सिकुड़ जाए, इसका z इफेक्टिव कम हो तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो केवल अकेला आप ये मत सोचना कि सर जिसकी नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है सर वो तो हमेशा ही बड़ा होगा। हमें उल्टा करना है। क्या करना है समझने की कोशिश करें। हम सबसे पहले डेटा देखेंगे, अगले पेज पे डेटा लिखा है, हम डेटा देखेंगे, ये एक्स एटम है और ये वाई एटम है, इसका साइज बड़ा है इसका साइज छोटा है। नाउ हम सोचेंगे कि क्यों हुआ इसका साइज बड़ा और इसका साइज छोटा, मतलब हम उल्टा करने वाले हैं। पहले हम साइज का ऑर्डर देखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। मैं जो बोल रहा हूं सुनना, हम क्या करेंगे, पहले साइज का ऑर्डर देखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, ना कि आप अपने एक्सप्लेनेशन से ऑर्डर बताओगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बताओ एक्सप्लेनेशन से z इफेक्टिव बढ़ता है तो नियॉन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास डेटा क्या कहता है कि नियॉन का साइज सबसे बड़ा है। तो हमने क्या रीजन बताया, क्योंकि वेंडरवॉल रेडियस है, तो हम रीजनिंग ऑब्जर्वेशन को देख कर देते हैं, ठीक है। ये एकदम हमेशा ध्यान रखना, साइंस के अंदर हमेशा सर्वोपरि होती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, जो हमें देखता है उस पर एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले कह रहे हैं कि जो भी फैक्टर्स मैं बोल रहा हूं पहले उन फैक्टर्स को इकट्ठा कर लेंगे कि these कैन बी द रीजंस, these कैन बी द रीजंस। अब
ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये बड़ा कि ये बड़ा, अगर ये बड़ा तो ये रीजन, ये बड़ा तो ये रीजन, ऐसे हम देने वाले हैं। क्लियर है? थोड़ी सी चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलते हैं मेरा बेटा आगे। सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फील करना बड़ा आसान है। कैसे? एक एटम है और उस एटम के अंदर ये कई सारे अपन कह सकते हैं शेल्स बनी हुई हैं, और ये है वैलेंस शेल। क्यों मैं वैलेंस शेल की ही बात कर रहा हूं? क्योंकि ऑफ कोर्स मैं न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को ही तो रेडियस कहता हूं। तो अब मैं अगर कहता हूं कि ये न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, अगर इन इलेक्ट्रॉन को अंदर तेजी से खींचेगा तो क्या इसका साइज सिकुड़ जाएगा? क्या ये छोटा हो जाएगा? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इस कंडीशन में जितना ज्यादा इसका Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा, उतना साइज छोटा होगा। तो सेकंड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज Z इफेक्टिव। क्या ये बड़ी सिंपल सी बात है? बट अब इस जगह पर हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस करना है। आपसे अगर मैं बोलूं कि किसी एलिमेंट का Z इफेक्टिव बताओ, तो आप कैसे बताते हो? तो आप क्या मुझे जवाब दोगे? सर कल आपने जो पढ़ाया था वैसे बताएंगे, Z इफेक्टिव निकालने के लिए सर वो स्लेटर रूल लगा देंगे। सर क्या बताओ, स्लेटर एक साइंटिस्ट ही तो है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो भगवान है और उन्होंने ही प्रकृति बनाई है, ऐसा तो नहीं है। वो तो एक साइंटिस्ट है, उसने तो जो नेचर में होने वाली ऑब्जर्वेशन है उसको अपने हिसाब से बेस्ट एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। क्या वो फॉर्मूला 100% राइट है? ये भी हम नहीं जानते कि क्या, क्योंकि मैं आपको फिर बताता हूं, देयर आर सेवरल साइंटिस्ट लाइक स्लेटर जिन्होंने सभी का जैसे एलिमेंट का इन्होंने Z इफेक्टिव निकाला, वैसे उन्होंने भी निकाला। पॉइंट ये है कि अगर स्लेटर कहता है कि X एलिमेंट में Z इफेक्टिव ज्यादा है Y एलिमेंट से, तो कोई दूसरा साइंटिस्ट का भी आंसर यही आता है। लेकिन हो सकता है कि अगर स्लेटर कहता है कि सोडियम का Z इफेक्टिव 2.2 आया, तो किसी और साइंटिस्ट का हो सकता है कि Z इफेक्टिव की वैल्यू कुछ और आई है, क्योंकि सबका अपना मेथड है Z इफेक्टिव निकालने का। पॉइंट ये है कि हर एक साइंटिस्ट ये कहता है कि एक का Z इफेक्टिव दूसरे Z इफेक्टिव से ज्यादा है। ये वो जरूर कहता है एक साइंटिस्ट, तो दूसरा साइंटिस्ट भी यही कहेगा, लेकिन वैल्यूज सेम जरूरी नहीं है कि होगी। मैं ये बार बार क्यों समझाना चाह रहा हूं, इतनी बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूं, मैं बताता हूं। बिकॉज Z इफेक्टिव इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इज अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ये क्या बात हुई? मैं आपको ये कह रहा हूं कि स्लेटर रूल से जो हमने वैल्यूज निकाली, वो हम वैल्यू अपने पास में रखेंगे, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको कह रहे हैं कि डी ब्लॉक की बात करते हो और उस डी ब्लॉक की सीरीज में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो स्लेटर के हिसाब से Z इफेक्टिव की पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी। पर आप देखेंगे कि वो जो वैल्यूज आ रही हैं, साइज उसके हिसाब से वेरी नहीं कर रहा है, हो सकता है ऑर्डर ही उल्टा हो गया हो। जैसे कल याद है, कल मैं आपको F ब्लॉक पढ़ा रहा था, क्या F ब्लॉक में स्लेटर की वैल्यूज क्या आ रही थी, बताना जरा। और ए वेरी गुड शब्द, क्या कांस्टेंट आ रही थी? और अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कहा था प्रैक्टिकली Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है और f ऑर्बिटल की दीवार अच्छी नहीं होती, पुअर शील्डिंग होती है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। याद आया? बस एग्जैक्टली मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि आप Z इफेक्टिव को अपना फैक्टर बनाओ, लेकिन यह बात ध्यान रखो कि आप Z इफेक्टिव को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप ये भी देखो कि Z इफेक्टिव जो हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला है, वो रियलिटी नहीं है। आप रियलिटी पे जाओ, आप एक्सपेरिमेंटल चीजों पे जाओ। और एक्सपेरिमेंटल हमें कैसे पता लगेगा यार इसका Z इफेक्टिव ज्यादा लग रहा है इससे? क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका साइज छोटा है। इनको देखकर, क्योंकि ये एक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो दे आर रिलेटिवली बेटर टूल्स टू चेक Z इफेक्टिव। जबकि स्लेटर के हिसाब से निकाला गया Z इफेक्टिव एक थ्योरेटिकल निकाला गया Z इफेक्टिव। क्या ये सेकंड फैक्टर समझ में आ गया? पहला था नंबर ऑफ शेल्स, दूसरा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है
उस पर आप रिलाय करो कि जितना जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा साइज छोटा होगा, बट क्या हमें पहले प्रैक्टिकल चीजों को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। एम आई क्लियर? वेरी गुड। वरदायनी आगे चलते हैं मेरा बेटा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो हमने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस के बीच में जितनी ज्यादा दीवार तगड़ी बन जाएगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा, बिल्कुल सिंपल है। और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पास रहेगा या दूर रहेगा? दूर रहेगा। और दूर रहेगा तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा। सर एक बात बताओ, हमें एक बात समझ में नहीं आती। सर आपने यहाँ पर सिग्मा लिखा, जेड इफेक्टिव आप ऊपर ऑलरेडी बता चुके हो, तो फिर अलग से इसको क्यों लिया? जेड इफेक्टिव में सिग्मा आ तो चुका है, तो इस फैक्टर को अलग से क्यों लिया? ये याद दिलाने के लिए लिया कि जेड इफेक्टिव जो है वो जेड इफेक्टिव एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उससे निकाली गई बात अलग बात है। और सिग्मा दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी वो क्या है? वो पुअर शील्डिंग भी होती है। याद है मैंने आपको बताया था डी और एफ ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, दीवार अच्छी नहीं बनाते। गुर शब्द जो था वो डे 1 वाली क्लास में नहीं था, उसमें मैंने थोड़ी सी कहानी सिखाई थी, तो मैं अभी एक बार बताता हूं। गुर शब्द ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है और कुछ ये एफ ऑर्बिटल है। ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ ऑर्बिटल है। क्या ये बात सही है? एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैं ऑर्बिटल वर्ड बोल रहा हूं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब सोच अगर यही दो इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल में आए, यही दो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आए, डी ऑर्बिटल में आए, एफ ऑर्बिटल में आएंगे तो क्या होगा? मैंने कल इसके लिए एग्जांपल दिया था कॉइन्स का। मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स को मैंने अपने इस रूम में छुपा दिया। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आप ढूंढोगे, लेकिन अदरवाइज मैंने इन्हीं कॉइन्स को मेरे बैग में कहीं छुपा दिया। अब आप ढूंढो, आपके लिए ढूंढना आसान हो जाएगा बैग में, बिकॉज वो छोटी सी जगह है, उसमें वो कॉइन्स कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी जगह में कॉइन्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली वो जो कॉइन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस एस ऑर्बिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूट बड़े, अपन ऐसा कह सकते हैं डेंस है, क्योंकि वो इतने छोटी सी एस ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जबकि पी ऑर्बिटल 2 लोब्स के, 1 और 2, यहां एक ही लोब है, यहां 2 लोब है, और ऐसी कंडीशन में वो डिस्ट्रीब्यूट हुए लेकिन ज्यादा डिस्पर्स्ड हो गए। यहां देखेंगे तो और ज्यादा वो डिस्पर्स्ड हो गए, वो और ज्यादा डिस्पर्स हो गए। यहां पर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा डिस्पर्स्ड हो गए। तो बताओ सबसे डेंस दीवार कौन सी है? वो शब्द बताओ बेटा, सबसे ज्यादा डेंस दीवार कौन सी है? कौन सी? एफ, ये वाली? उल्टा बोल रहा है। डेंस, डेंस मतलब गहरी, गहरी दीवार कौन सी है? बेटा तू समझ मेरी बात, वापस से समझते हैं। हमने कहा कि कोई चीज को डिस्पर्स कर दिया, अमाउंट उतना है, हमने उसको पूरे कमरे में फैला दिया। लेट्स से अपन परफ्यूम की बात करते हैं, उस परफ्यूम को छोटे से डब्बे में डाल दे और उसी परफ्यूम को इस कमरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। बताओ वो डेंस कब ज्यादा है, गहरा कब ज्यादा है? बता बेटा। अभी भी नहीं समझा? चल पेंट ले लेते हैं। एक पेंट का डिब्बा दिया मैंने कहा उस पेंट के डिब्बे को तेरे को सिर्फ इतने से पोर्शन में पेंट करना है। 1 लीटर का पेंट है, तू करे जा रहा है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे, उसको गाढ़ा गाढ़ा पेंट कर दिया। अब मैंने तेरे को 1 लीटर का पेंट दिया और बोला मेरे पूरे घर के अंदर पेंट कर दे। क्या करेगा? क्या हर जगह हल्का हल्का पेंट कराएगा? क्योंकि तेरे पास 1 लीटर का डब्बा है, तेरे को सब जगह पेंट करना, तो हल्का हल्का पेंट करेगा। तो गाढ़ा गाढ़ा पेंट कहां किया तूने? डेंस पेंट कहां किया है? हाँ, तो कहां पे गहरा गहरा पेंट कहां किया? इस जगह पर किया या पूरे घर में किया? तब जब किया इस जगह किया। अब मैं ये तेरे को वापस से समझाता हूं कि 2 बच्चे हैं, 1 और 2, उनके बीच में एक दीवार है। वो जो दीवार है
वो हो सकता है कि दीवार ब्रिक की दीवार हो, ईंट की दीवार हो, तो वो क्या मोटी दीवार है, गहरी दीवार है, जैसे कि एस ऑर्बिटल। इन दोनों के बीच में अगर एस ऑर्बिटल की दीवार होगी तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। एक कौन है, न्यूक्लियस है, और एक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके बीच में जो दीवार है वो बहुत ज्यादा गहरी दीवार है, एस ऑर्बिटल की दीवार है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंस है, बहुत गहरे हैं इलेक्ट्रॉन। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया? दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज है कि अगर मान ले इन दोनों के बीच में पी ऑर्बिटल की दीवार है तो वो उतनी गहरी नहीं है पर उतनी गहरी नहीं है जैसे कांच की दीवार होती है। अगर मैंने कहा इन दोनों के बीच में डी ऑर्बिटल की दीवार है तो वो बहुत ही हल्की सी है बस। और अगर मैंने कहा कि इनके बीच में एफ ऑर्बिटल की दीवार है तो एफ ऑर्बिटल की दीवार तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे होगी। ये एफ ऑर्बिटल की दीवार जैसे एयर कर्टेन होता है। तो बता सबसे ज्यादा बड़ी दीवार किसने बनाई, एस, पी, डी और एफ है? तो एफ बोल रहा है या एस बोल रहा है, फर्स्ट बोल रहा है, लास्ट बोल रहा है? फर्स्ट। तो बता सबसे ज्यादा शील्डिंग किसने करी, एस ऑर्बिटल ने, पी ने, डी ने, एफ ने? सबसे ज्यादा शील्डिंग इन दोनों ने करी क्या? इसने और इसने? हाँ, इन दोनों ने सबसे ज्यादा शील्डिंग करी। और डी और एफ ने? इन्होंने पुअर शील्डिंग करी। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो मैं यही कह रहा हूं, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अभी जब अपन शील्डिंग की बात कर रहे हैं तो शील्डिंग के लिए एक तो हम फॉर्मूले में शील्डिंग निकालते हैं जो यहां पुट कर देते हैं, वो तो चलो ऊपर आई जाएगी। लेकिन अगर अपन थ्योरेटिकली इस बात को समझने की कोशिश करें कि माने हो क्या रहा होगा, तो हम कह रहे हैं कि अगर वही इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाता तो शील्डिंग ज्यादा करता, अगर वो इलेक्ट्रॉन डी और एफ ऑर्बिटल में जा रहा है तो शील्डिंग कम कर रहा है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए तीन फैक्टर। तीन फैक्टर के बाद चौथा फैक्टर है मोड ऑफ डिटर्मिनेशन। वैसे देखा जाए तो हम वेंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस वाला ये फैक्टर पहले भी वही बात कर चुके हैं कि अगर किसी एटम के अंदर वेंडरवॉल रेडियस निकाली जा रही है तो ऑफ कोर्स वो बड़ी होगी, मेटेलिक रेडियस नॉर्मल होगी, कोवेलेंट रेडियस उम्मीद से छोटी होगी। तो ये मतलब अपन कह सकते हैं ना मजबूरी है, जो एटम जैसा बॉन्ड बनाएगा उसमें वैसी रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो ये भी एक कारण होता है किसी की रेडियस बड़ा और छोटा हो जाने का। अगला है बॉन्ड ऑर्डर या मॉड मल्टीप्लिसिटी। अगर दो ही एटम है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहां पर लेके चलता हूं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, किसी का भी लेता हूं। नाइट्रोजन बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एन सिंगल बॉन्ड एन, एन सिंगल बॉन्ड एन, एच 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 और एच। दूसरा एग्जांपल एन डबल बॉन्ड एन, एच, ओके, यहां एक एक एच आ जाएगा, यहां आ गया एक एच, यहां आ गया एक एच। तीसरा एग्जांपल है एन ट्रिपल बॉन्ड एन। बता यहां पर एन सिंगल बॉन्ड एन में अगर मैंने नाइट्रोजन की रेडियस निकाली, एन डबल बॉन्ड एन में नाइट्रोजन की रेडियस निकाली और एन ट्रिपल बॉन्ड एन में नाइट्रोजन की रेडियस निकाली, तो बताओ सबसे छोटी रेडियस कब होगी? ट्रिपल बॉन्ड। तो हाँ, तो इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बढ़ रही है, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बढ़ रही है, और ओवरलैपिंग बढ़ रही है तो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी यानी कि बॉन्ड लेंथ जिसको अपन कहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका आधा भी कम होगा यानी कि रेडियस कम हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? डन। आगे चलते हैं अब जनरल ट्रेंड। ये जो फैक्टर्स हमने लिखे, ये जो फैक्टर थे ये वाले, और इसके पीछे वाले ये वाले जो फैक्टर हमने लिखे, इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर, इन सभी फैक्टर को मिलाकर हमने जनरल ट्रेंड निकाला। जनरल ट्रेंड निकाला मतलब एक पीरियोडिक टेबल मैंने आपको आज क्लास से पहले इसीलिए दिखाई थी, आज मेरे स्टार्ट होने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रही थी। उस पीरियोडिक टेबल में आपने क्या देखा? उस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने कुछ ट्रेंड देखने की कोशिश करी। कैसे? जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज की वैल्यू घट रही है। साइज की वैल्यू घटने का कारण ढूंढा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम है। अगर मैं आपको बोलूं तो इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, तो क्या सेम ही शेल में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं अपन लोग? चाहे एस ब्लॉक की बात कर लो, चाहे पी ब्लॉक की बात कर लो, बीच में डी ब्लॉक की बात कर लो,
लेकिन Z इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। अगर Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा तो एटम धीरे 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 करके छोटा हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? टॉप टू बॉटम अगर अपन आते हैं तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट है स्लेटर रूल के हिसाब से, लेकिन वैसे देखा जाए तो Z इफेक्टिव थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, प्रैक्टिकली बढ़ता है। हम वो कैसे डिटरमाइन करेंगे अभी आयनाइजेशन एनर्जी में देखते हैं। अदरवाइज Z इफेक्टिव को आप कांस्टेंट मान के चलो। आप Z इफेक्टिव को क्या मान लो? कांस्टेंट, क्योंकि हमने निकाला भी है कल, याद है वरदायिनी आंसर निकाल के लाई थी 2.2 2.2 2.2 वाला। यस सर। तो Z इफेक्टिव क्या बेटा? Z इफेक्टिव कांस्टेंट होता है ना। कल अपन ने स्लेटर की वैल्यूज निकाली थी ना, याद है? कल जब तुम क्लास में आए थे तो मैंने कहा था ये बच्ची सॉल्व करके लाइए, फिर मैंने एक टेबल दिखाई थी, टेबल में वैल्यू 2.2 2.2 2.2 2.2 सेम थी, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम की। नहीं याद आया? यस सर। क्या याद आया या याद नहीं आया? किस चीज के लिए यस सर? हाँ, Z इफेक्टिव की वैल्यू सेम थी, है ना? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, Z इफेक्टिव कांस्टेंट है। आगे बात समझ में? दूसरी चीज, नंबर ऑफ शेल, कपड़े पहनते जा रहे हैं, एक एक करके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दोनों बच्चों को कह रहा हूं। देखो, अगर आपने आज की क्लास को कल की क्लास के पहले रिवाइज नहीं किया ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगी? आपको कल की क्लास को समझने में मुश्किल आएगी। अब जैसे अगर आपको नोट्स वहां पे उस जगह पर लोकेट आप नहीं कर पाए, मिल नहीं पाए, तो आप किसी भी तरीके से उस नोट्स को कोशिश करो निकालने की, या मुझसे बात कर लो, सर मुझे नोट्स तो चाहिए, क्योंकि नोट्स के बिना अगली क्लास अधूरी है। अब आपको जैसे गुरशब्द कल के नोट्स नहीं मिले, अगर वो नोट्स मिलते तो आप उसको रिवाइज करते। वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब आज के नोट्स जब मैं दूंगा तो पक्के से कल के तारीख तक वो नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोगों के सामने। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर हम लोगों ने 100% जितना भी एस और पी ब्लॉक के एटम्स हैं उनके साइज लिखे हैं ब्रैकेट में, जो कि एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, ठीक है? जरा बोर्ड पर देखते हैं। ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। वैसे ही सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, मतलब इसको 14 ग्रुप कह लेते हैं, इसको 13 कह लेते हैं, इसको 15, इसको 16, इसको 17 और इसको 18 ग्रुप कह लेते हैं, ठीक है? इन सबके साइज लिखे हैं। हमें क्या देखना है? लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। हाइड्रोजन और हीलियम में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज छोटा होना चाहिए पहले, हाँ या ना? लेकिन हीलियम का साइज बड़ा है, इसका है 37 और इसका है 120। बताओ साइज हीलियम का क्यों बड़ा होगा? गुरशब्द, जल्दी से मुझे एक बात बता, ऑक्टेट कंप्लीट वर्ड मैंने अभी तक भी एक बार बोला? नहीं बोला, तो फिर उसको यूज नहीं करना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट जो कंप्लीशन है वो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोटा है या पतला है उससे स्टेबिलिटी का क्या लेना देना? साइज बड़ा है या साइज छोटा है उससे स्टेबिलिटी का क्या लेना देना? अगर ऑक्टेट कंप्लीट है उससे साइज बड़ा हो गया, ऐसा किसने कहा भाई? और अगर फिर तो देखो सोडियम पॉजिटिव बना दे अगर अपन, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका साइज बचाना बड़ा हो जाना चाहिए। याद है, जबकि सोडियम प्लस का साइज तो उल्टा छोटा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बनते इलेक्ट्रॉन चला गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। याद है कल अपन ने पढ़ा था, और साइज और सिकुड़ जाता है, एकदम छोटा हो जाता है। गुड शब्द। बेटा जवाब दे बच्चा, तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे। फिर वही बात कर रहा है, मैं मना कर रहा हूं, वो तो कह रहा है। मैं बोल रहा हूं ऑक्टेट को साइज का कोई फैक्टर नहीं बना सकते अपन, ऑक्टेट को साइज का फैक्टर नहीं बना सकते। समझ? सोडियम है ना? हमारे पास कौन है? सोडियम। इस सोडियम से हम लोगों ने डिस्कस करा सोडियम पॉजिटिव को कंपेयर करना।
याद है कल इसका जब अपन Z इफेक्टिव निकाल रहे थे तो Z इफेक्टिव कितना आया था? 2.2 आया था क्या? और इसका Z इफेक्टिव याद है वरदायनी कितना आया था बेटा? 6.85 आया था शायद, कितना आया था? 5.75। 6.5, इसका था 6.5। अब इमेजिन करो कि अगर मैं बोल रहा हूं सोडियम और सोडियम पॉजिटिव में से Z इफेक्टिव का सोडियम पॉजिटिव का ज्यादा है, तो अगर मैं Z इफेक्टिव के बारे में बात करूं तो वो है सोडियम, और सोडियम पॉजिटिव में से सोडियम पॉजिटिव का ज्यादा। तो जल्दी से मुझे बता गुरशब्द, साइज किसका बड़ा होगा और किसका छोटा होगा? क्या होगा? Na का साइज बड़ा होगा। अब जो तुम कह रहे हो ऑक्टेट, ऑक्टेट वो बताता हूं। क्या सोडियम जो होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, है ना। सोडियम पॉजिटिव क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। जरा मुझे बता कि यहां पर ये ऑक्टेट हो गया पूरा या नहीं हो गया? हो गया सर, क्योंकि इसका शेल कंप्लीट है ना। अब साइज के बारे में तू क्या बोल रहा था अभी? क्या बोल रहा था? ऑक्टेट कंप्लीट हो गई सर, मतलब मैं कि Z इफेक्टिव से पता लगा सकते हैं। मतलब ऑक्टेट का साइज से कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? ऑक्टेट को कभी भी साइज के लिए हम पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि ऑक्टेट वर्ड जो होता है वो ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? स्टेबिलिटी के लिए। कभी भी किसी चीज की साइज को वो नहीं बता सकता। तो अब एक बात बता कि यहां पर मैंने तुमसे अभी पूछा कि ये जो नोबल गैस है हीलियम, इसका साइज हाइड्रोजन से बड़ा है। क्यों बड़ा है बता? क्योंकि उसमें जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लैब में थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस समय हीलियम का साइज कौन सा निकाला था मैंने? वेंडरवॉल रेडियस। वेंडरवॉल रेडियस और उसका साइज मुझे बड़ा मिला। इसमें ऑक्टेट कभी भी बीच में नहीं आएगा। कुछ मतलब हो सकता है तुम अभी दिमाग में लगाओ सर वैसे भी तो उसका तो ऑक्टेट नहीं है ड्यूप्लेट है। ना ऑक्टेट ना ड्यूप्लेट, कुछ नहीं लगाना है। वो स्टेबिलिटी के लिए दी गई शब्द है, ना कि साइज के लिए दिए गए शब्द है। क्या ये बात क्लियर होना बहुत जरूरी था? क्योंकि एग्जाम में आ सकता है द साइज ऑफ हीलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, ये असर्शन है। नीचे रीजन बोलेगा बिकॉज हीलियम हैज कंप्लीट ऑक्टेट, तो आंसर इज ऑक्टेट तो कंप्लीट है और डुप्लेट कंप्लीट है व्हाटएवर, लेकिन इसलिए उसका साइज बड़ा नहीं है। उसका साइज किस लिए बड़ा है? अरे यार Z इफेक्टिव क्यों बेटा? हीलियम का Z इफेक्टिव शायद कम ही होगा बल्कि ज्यादा होगा, जो भी होगा, क्योंकि उसमें क्या निकाल रहे हैं अपन। क्यों इस चीज को पकड़ नहीं रहा? पकड़ ले, समझ ले उस चीज को। आगे मेरी बात समझ में? आगे चलते। अगर अपन सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम देखें तो लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था? 152 111 88 77 70 66 64। क्या बता साइज घट रहा है कि बढ़ रहा है? और घटना चाहिए था या नहीं घटना चाहिए था वरदायनी? क्या नियॉन का साइज सबसे बड़ा है या नहीं है? 160 क्या बहुत बड़ा साइज है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर नहीं आई? वैसे ही सारे में देखते हैं। सोडियम 186 160 143 118 110 104 99 फिर 190, उसका साइज बड़ा आ गया। पोटेशियम कैल्शियम, अगर आप सारे एग्जांपल्स को देखो लेफ्ट टू राइट तो सभी में साइज कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और नोबल गैसेस का एक्सेप्शनली साइज बड़ा है। कारण बता दे वापस से जल्दी से। वेंडरवॉल रेडियस निकाल रहे हैं। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? टॉप टू बॉटम चलते हैं। टॉप टू बॉटम साइज क्या होना चाहिए था पहले तो वो बता दो। टॉप टू बॉटम साइज क्या होना चाहिए था? इंक्रीज। क्यों होना चाहिए था इंक्रीज? वरदायनी बता बेटा। Z इफेक्टिव कांस्टेंट है और नंबर ऑफ शेल जो है कपड़े पहनते जा रहे हैं तो साइज बड़ा होता जाना चाहिए। यस या नो? अब जरा बोर्ड पर देखो। देखो इधर 37 152 186 227 248 और नीचे लिखा हुआ है 265। वो तुमको दिखेगा नहीं उसके। ओह शिट,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे चलते हैं। इधर अगर अपन चलें बेरिलियम में, तो बेरिलियम में मैंने क्या देखा, 111, 160, 197, 150, 215 एंड 222। क्या यहां पर भी हमें साइज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? यस सर। बोरोन फैमिली में 88, 143, 135, क्या यहां गड़बड़ हुई? कुछ गड़बड़ हुई, देखेंगे क्यों हुई, मैंने मार्क भी कर रखी है। फिर इंडियम, फिर थेलियम। इंडियम का 167 लिखा है, थेलियम का 170 लिखा है। यहां कितना लिखा है? 170। थेलियम का कितना लिखा है? 170, यानी कि बड़ा है। 167 से 170 बड़ा है। ठीक है, आगे चलता हूं। इधर देखा जाए तो कार्बन में, कार्बन के केस के अंदर क्या हुआ? 77, 118, 122, 140 और नीचे लिखा है 146। क्या ये साइज भी बड़ा हो गया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं। आप सभी एग्जाम्पल को मैं बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि सभी जगह परफेक्टली लेफ्ट टू राइट चल रहा है, टॉप टू बॉटम चल रहा है। लेफ्ट टू राइट में गड़बड़ सिर्फ कहां आई? नोबल गैस में। और टॉप टू बॉटम में गड़बड़ कहां आई? एल्यूमिनियम गैलियम में। यही दो चीजें। अब अगर अपन बात करते हैं आईआईटी जेई एडवांस के पेपर की, या फिर हम बात करते हैं कि सर हमें तो सिंगल डिजिट रैंक या अंडर 100 रैंक तक की तैयारी करनी है, तो वहां पर थोड़ी सी छोटी सी एक और चीज हमारे को ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। जब अपन एसएन से पीबी एसबी की तरफ जाते हैं, एसएन से एसबी की तरफ जाते हैं, तो ये साइज हल्का सा इंक्रीज होता है। ये भी मैं आगे स्लाइड में समझा दूंगा क्यों होता है। हल्का सा साइज इंक्रीज हो गया। वैसे पीबी से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो ये 146 से 148 हल्का सा साइज इंक्रीज होता है, जबकि लेफ्ट टू राइट साइज घटने चाहिए। तो दिस इज अ स्मॉल कह सकते हैं ना एबनॉर्मेलिटी, हल्की सी एबनॉर्मेलिटी है। जैसे यहां तगड़ी एबनॉर्मेलिटी और इंपॉर्टेंट है, आईआईटी बार बार पूछता है। ये तगड़ी एबनॉर्मेलिटी है कि साइज बड़ा होता है, आईआईटी बार बार पूछता है। लेकिन ये एग्जांपल आज तक आईआईटी ने कभी पूछा नहीं। लेकिन एनसीईआरटी में वैल्यू जो है ना, टेबल बना रखी है हर जगह पर, उन वैल्यूज में ही वैल्यू दे रखी है। एंड देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा भी है। कभी मान लो आप बाद में अपने हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ो, आपको ये वैल्यू दिखे तो यू गेट कंफ्यूज। इसलिए कह रहा हूं कि हल्का सा साइज में या इंक्रीमेंट है, बट दिस इज, अपन कह सकते हैं ना कि ये मैंडेटरी नहीं है कि हम इस एग्जाम्पल पर वर्कआउट करें, हम इस एग्जाम्पल पर बहुत ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिखा दूंगा वैसे मैं आगे अभी, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां तक क्या सारी बात समझ में आ गई? नाउ वी विल स्टार्ट वन बाय वन, एक एक चीज को समझना चालू करते हैं। आइए जरा बोर्ड पर समझते हैं एबनॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड। एबनॉर्मल पीरियोडिक ट्रेंड में हमने क्या कहा? सबसे पहले रेडियस ऑफ नोबल गैस। जल्दी से मुझे बता दो वरदायनी की, रेडियस ऑफ नोबल गैस के बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? मैं यहां पर इस स्क्रीन को गायब कर रहा हूं। जल्दी से मुझे रेडियस ऑफ नोबल गैसेस के बारे में बताओ, क्या कहती हो? सर रेडियस ऑफ नोबल गैस बड़ा होता है क्योंकि हम वन ओवर रेडियस कैलकुलेट करते हैं नोबल गैस का। क्या गुरुशब्द जो उसने स्टेटमेंट बोला वो समझ में आ गया? कैसा है कि वन ओवर रेडियस बड़ा होता है, वन ओवर रेडियस कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं। उसमें वैन रेडियस कैलकुलेट करते हैं, और क्योंकि वो बड़ा होता है इसलिए नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है। ये बात समझ में आ गई? वरदायनी और गुरुशब्द, अब मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनना। मैं स्टेटमेंट को 2 से 3 बार बोलूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा। जस्ट चेक और उसके बाद रिप्लाई करना। पहले ध्यान से सुनना। नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट रेडियस इन इट्स पीरियड। जो अपन लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं, उसमें नोबल गैसेस का लार्जेस्ट रेडियस होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नोबल गैसेस हैज द लार्जेस्ट रेडियस इन इट्स पीरियड। अपने उसके खुद के पीरियड में उसका साइज सबसे बड़ा होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, ये फोर्थ एलिमेंट है, ये फिफ्थ एलिमेंट है, ये अगला एलिमेंट है, ये अगला एलिमेंट है, छोटा होता जा रहा है साइज। क्या दिख रहा है? साइज छोटा होता जा रहा है। और नोबल गैस का साइज बड़ा है। और नोबल गैस का साइज क्या है? बड़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो नोबल गैस है, ये नोबल गैस का साइज क्या अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे बड़ा है? ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है? वरदायनी पहले तुम जवाब दो। ये स्टेटमेंट वरदायनी के हिसाब से ट्रू है। गुरुशब्द तुम्हारे हिसाब से बताओ। चलिए ध्यान से सोचिए, ये ट्रू हो भी सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। ये तो क्लियर है कि साइज छोटा होता जा रहा है और यहां आके साइज बड़ा हो गया, ये बात तो ट्रू है। बट क्या जरूरी है
कि इन दोनों के अंदर नोबल गैस ही बड़ी हो। इसमें और इसमें क्या ये लार्जेस्ट है? अगर नोबल गैस को नहीं देखें तो ये लार्जेस्ट है, फिर छोटा होता जा रहा, छोटा होता जा रहा। ये कौन है? क्या ये फर्स्ट ए है? एल्कली मेटल है। क्या इसका साइज सबसे बड़ा था, फिर छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ, छोटा हुआ और इसका बड़ा हो गया। अब इसका साइज और इसके साइज में से जरूरी है नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा होगा? जरूरी है। मान लिया इसमें वेंडरवॉल रेडियस है, मान लिया मैंने इसमें वेंडरवॉल रेडियस निकाली है, पर क्या जरूरी है इसका साइज सबसे बड़ा होगा? फरदाई नहीं, बोलो फरदाई नहीं। नो सर, जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है। गुड शब्द बोल, बोल बेटा। वेंडरवॉल बड़ा होता है उम्मीद से। मैंने कहा हीलियम का साइज x होना चाहिए था, तो ये x से तो बड़ा ही होगा, ये बात तो पक्की है। पर फर्स्ट ए से उसका साइज बड़ा होगा, ये क्या बात है? ये बता फर्स्ट से ज्यादा साइज होगा, ऐसा पता नहीं लगा। हाँ, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। देखो वो ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। ऑब्जर्वेशन ये रही, रेडियस ऑफ नोबल गैसेस ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। क्या लिखा? उम्मीद से बड़ा, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। रीजन, क्योंकि हमने उसमें क्या निकाली? वेंडरवॉल रेडियस। क्या कहता है? द नोबल गैसेस हैव द लार्जेस्ट रेडियस इन इट्स पीरियड। आंसर इज फॉल्स। जरूरी नहीं है कि नोबल गैसेस का साइज अपने उसमें सबसे बड़ा हो। आप देख सकते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम बड़ा, बढ़िया हो गया। लिथियम नियॉन में नियॉन बड़ा। ये क्या फर्स्ट ए है? क्या ये कौन है? फर्स्ट ए है। और ये कौन है? नोबल गैस है। तो हम नोबल गैस और फर्स्ट ए को कंपेयर कर रहे हैं। हाँ फर्स्ट ग्रुप है ना फर्स्ट ए तो, ठीक है। अब हाइड्रोजन हीलियम में हीलियम बड़ा, बढ़िया काम हो गया। लिथियम नियॉन में नियॉन बड़ा, बढ़िया काम हो गया। सोडियम आर्गन में आर्गन बड़ा, बड़ा बढ़िया काम हो गया। वरदायिनी की बात यहां तक सच हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं पोटेशियम का साइज है 227 और क्रिप्टन का साइज है 200। बताओ बड़ा किसका हुआ वरदायिनी? तो क्या ये आंसर, नीचे चले अगर अपन, रुबिडियम का है 248, जिनॉन का है 220। मैं मुंह से भी बोल रहा हूं, हो सकता है आपको छोटा लिखा हो, दिखा नहीं हो, इसलिए मुंह से भी बोल रहा हूं। तो इसमें कंडीशन में रुबिडियम का बड़ा। नीचे सबसे नीचे सीजियम का लिखा है 265, मुंह से बोल रहा हूं, सुनना। और रेडॉन का जो साइज है वो मेरे पास एनसीईआरटी में लिखा नहीं था, तो मैंने डैश लगा रखा है। इस समय पर सीजियम का साइज जो है वो रुबिडियम से बड़ा है। सीजियम का साइज रेडॉन से बड़ा है। अगर सीजियम का साइज रेडॉन से बड़ा है तो क्या ये भी वही बात होगी कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ए का साइज नोबल गैस से बड़ा हो या नोबल गैस का साइज फर्स्ट ए से बड़ा हो। किसी का भी साइज बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये तो लॉजिकली बड़ा ही था, छोटा होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, बल्कि नोबल गैस तो और छोटा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? छोटा होना चाहिए था, लेकिन इसमें वेंडरवॉल रेडियस निकाल दिया इसलिए बड़ा हो गया। और हो सकता है कि बड़ा हुआ हो लेकिन इससे बड़ा नहीं हुआ हो। क्या बताओ, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? परफेक्टली क्लियर। तो आज हमने एक नई चीज और सीख ली। क्या सीख ली? अभी तक आज तक हमने कहीं पर भी जहां पढ़ाई करी या जो भी हमने एनसीईआरटी पढ़ी या जब भी हमने किसी टीचर से पढ़ा होगा इसके पहले, तो हमने कहा होगा कि नोबल गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट इन जनरल हर जना बोल देता है, सबसे बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट एक्चुअली परफेक्टली ट्रू नहीं है। अगर हम देखें फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में नोबल गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड के अंदर नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा नहीं होता है। क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नोबल गैस का साइज जितना सोच सकते हैं उससे बड़ा होता है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि इसमें वेंडरवॉल रेडियस निकाल रहे हैं। पर ये थोड़ी कि भगवान से भी बड़ा हो जाएगा। हम कह रहे हैं नोबल गैस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो कितना बड़ा होगा? अरे किसी से भी बड़ा हो जाएगा क्या? होगा बड़ा, यानी कि जितना सोचते हैं उससे बड़ा होगा, लेकिन हर एक चीज से थोड़ी बड़ा हो सकता है। क्या गुरु शब्द, मेरी बात समझ में आ रही तुम्हारे को, नहीं आ रही? गुरु शब्द बोल ही नहीं रहे। वरदायिनी, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है दैट इज 2A 2B। क्या है ये जो हमने कहा था ना, देखो लेफ्ट टू राइट में हमने एक एक्सेप्शन लिया था नोबल गैस, वो हो गया। अब टॉप टू बॉटम में याद है एल्यूमिनियम गैलियम को मैंने मार्क कर रखा था। यस सर। हम वो बात कर रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम हो गया गैलियम से बड़ा। अरे ऐसे कैसे, जबकि गैलियम नीचे आता है, कपड़े ज्यादा पहने हुए हैं, तो गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए था। गैलियम ने कपड़े ज्यादा ही पहन रखे हैं, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी उसका साइज थोड़ा छोटा है। दूसरा, ये कुछ बहुत मतलब कह सकते हैं ना, हम काफी बारीकी की बात करने जा रहे हैं। कैसे कि इंक्रीमेंट इन द रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम, Sn टू Pb, Sb टू बिस्मथ और इंडियम टू थेलियम एटसेट्रा इज लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना सोचते थे उतना बड़ा नहीं हुआ। चलिए बताता हूं कैसे। जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा बोर्ड पे सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखना। ये जो हमने अभी टेबल बनाई थी, मैं इस टेबल पर पहुंच जाता हूं। इस टेबल पर जरा ध्यान से देखना, बताओ 77 से 118 गुड शब्द। क्या मेरी आवाज आना बंद हो गई बेटू आपको? तो बीच में मैंने कुछ पूछा तो गायब हो गया, हेलो हेलो करता रहा मैं। हाँ मैं बोल रहा था, तेरे से कुछ पूछ रहा था, तेरी आवाज आना बंद हो गई थी। इधर सुन, क्या कार्बन से सिलिकॉन जा रहे हैं तो साइज कितना बड़ा हुआ? काफी बड़ा हुआ, 77 से 118। देख, लेकिन अब देख सिलिकॉन से जर्मेनियम का साइज में इंक्रीमेंट सिर्फ 118 से 122। बड़ा तो हुआ पर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बढ़ा पर इंक्रीमेंट कम है ना? वापस देख, जर्मेनियम से टिन Sn 122 से 140, 18 बढ़ गया, यानी कि अच्छा खासा बढ़ गया। लेकिन Sn का है 140 और नीचे Pb का है 146, थोड़ा सा बढ़ा, सिर्फ 6 यूनिट्स बढ़ा, थोड़ा बढ़ा। यानी कि देखा जाए तो सिलिकॉन से जर्मेनियम की बात भी करें तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। वैसे ही Sn से अगर अपन Pb की बात करें तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। अरे हाँ या ना? यस सर। वैसे ही इंडियम का साइज है 167। क्या साइज है? 167। जबकि थेलियम जो है उसका साइज है 170, यहां लिखा है 170। इसमें भी साइज में जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था उतना इंक्रीमेंट नहीं। मैं आपको बार बार ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि यहां तो डिक्रीज हो गया, ये तो है ही प्रॉब्लम, ये तो है ही एबनॉर्मेलिटी, लेकिन ये भी एबनॉर्मेलिटी लग रही है। नॉर्मली इतने बड़े बड़े साइज में चेंज आते हैं, लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, Sn से Pb में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, इंडियम से थेलियम में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। एंड दैट शुड बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हमारे पॉइंट वो भी होना चाहिए डिस्कशन का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। तो हम वही चीज यहां लिखे, क्या लिखा है हमने, पढ़ो क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस। यहां तो मामला ही उल्टा, यहां तो मामला ही उल्टा हो गया, जो बड़ा होना चाहिए था वो छोटा हो गया, ये तो है ही गड़बड़। लेकिन यहां पर भी हमने कहा इंक्रीमेंट इन रेडियस फ्रॉम दिस इज लेस देन एक्सपेक्टेड। जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो सवाल है कम क्यों हुआ? आइए अब इसका रीजन जानते हैं। ये तो था ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा ना पहले ऑब्जर्वेशन आएगी फिर रीजन आएगा। आइए रीजन को समझते हैं। हम इसकी रीजन को समझने के लिए यहां पर बोरोन फैमिली की बात करते हैं। कौन सी फैमिली की बात करेंगे? बोरोन फैमिली की बात करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, एक एग्जांपल अगर अपन बोरोन फैमिली का भी ले लेंगे देन ऑल्सो हम काफी सारी चीजों को समझ पाएंगे। बोरोन फैमिली, क्या बोरोन से एल्यूमिनियम में आएंगे तो देखो क्या हुआ, 1s2 2s2 2p1 से यहां हो गया, अंदर आ गया 1s2 जो भी आएगा, यहां आएगा 2s2 2p6 3s2 3p1। यानी कि बस ऐसा लग रहा है कि उसने एक लेयर कपड़ा और पहन लिया। वहां पे 2s2 2p1 था, यहां 3s2 3p1, ऐसा लग रहा है उसने एक लेयर कपड़ा और पहन लिया, तो थोड़ा मोटा हो गया। तो इसीलिए बोरोन से एल्यूमिनियम मोटा है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा, लिखा भी इनफैक्ट, साइज बढ़ गया। साइज क्यों बढ़ गया? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ गई। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? आगे चलते हैं।
मैंने कहा कि एल्यूमिनियम से गैलियम में क्या हुआ, सुनना, 2s2 2p6 3s2 3p1 से यहां पर अंदर जो भी है 3d10 4s2 4p1, ऐसा लग रहा है 3s2 3p1 की जगह 4s2 4p1 आया, तो इसने भी सर एक और कपड़े पहन लिए। सर इसने एक और कपड़े पहन लिए तो ये भी मोटा हो जाना चाहिए, मोटा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हमने ऑब्जर्वेशन देखी, ये तो छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? इसका कारण है ये कौन है? खराब दीवार। ये खराब दीवार। अरे गुड शब्द, बहुत शानदार शब्द तूने काम में लिया, खराब दीवार। अगर तुम्हारे और मेरे बीच में दीवार अच्छी होगी तो मैं तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में अगर दीवार खराब होगी तो मैं तुम्हें पकड़ के खींच लूंगा अपनी तरफ। क्या साइज छोटा हो जाएगा? Yes, sir. दिस इज 3d10 4d10 4f14 5d10, ये सब वो खराब दीवारें हैं जिनके कारण अंदर का जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेता है, अंदर इतना तगड़ा खींचता है कि हो सकता है कि इसका साइज थोड़ा छोटा हो जाए। छोटा, अब छोटा तो होना है इसका साइज, क्या देखा, एल्यूमिनियम से भी छोटा हो गया। इनफैक्ट इंडियम से थेलियम की तरफ गए तो साइज छोटा तो हुआ, लेकिन अभी भी उससे बड़ा है, क्योंकि लेयर्स पहनी थी ना उसने, कपड़े पहने थे, तो साइज बड़ा तो हुआ क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ी, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि पुअर शील्डिंग कारण जेड इफेक्टिव बढ़ा। लेकिन अभी भी ऑब्जर्वेशन ये कहती है इसका 167 है, इसका 170 है, यानी कि अभी भी थोड़ा बड़ा है, ऑब्जर्वेशन में थोड़ा बड़ा है, लेकिन हो सकता है इसका 167 है और इसका कितना होता, इसका होता अपन ऐसे मान लेते हैं 167 से बढ़ के 185 हो जाता, पर 185 नहीं है, सिर्फ 170 है। क्यों? वो 185 से छोटा हो गया थोड़ा और 170 पे आके गाड़ी रुक गई। क्या अब भी बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. हाँ, एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल अच्छी दीवार नहीं बनाते हैं, ये बात मैंने यहां लिखी है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पुअर शील्डिंग, जेड इफेक्टिव का मामला गड़बड़ है। अब आप सोचो सर, आप यहां लिख रहे हो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेकिन आपने तो स्लेटर में कहा था जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, तो वो स्लेटर था, वो फॉर्मूला था, उसके हिसाब से जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों के हिसाब से पता लगा पुअर शील्डिंग हो रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, पुअर शील्डिंग हो रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। आई बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. क्या ज्यादा हो रहा है? इंटरैक्शन या अट्रैक्शन? इंटरैक्शन का मतलब होता है बातचीत करना, इंटरैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से डिस्कशन करना या इंटरैक्ट करना, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आना। ठीक है, यहां पे ऐसे थोड़ी है, तो अट्रैक्शन की बात करो। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस को अगर अपन चेक करेंगे, बाहर कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, इसके अट्रैक्शन के लिए ये दीवार बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। Yes, sir. चलें आगे, यहां से आगे चलें। क्या ये टॉपिक समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. एक बात और कहता हूं, वरदायिनी और सब दोनों जने सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन है ना, कहकर नहीं आएगा कि मैं आने वाला हूं, तुम इसका चीज याद रख लेना। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो हमें वो खुद को चमकना पड़ेगा। मतलब वहां पे आपसे बोलेगा कि बोरोन फैमिली के ऑर्डर, वहां वो आपको बोलेगा बोरोन फैमिली का साइज का ऑर्डर लिखो। अब आप तो सोचोगे कि यार टॉप टू बॉटम जो साइज है वो बढ़ जाता है, तो आप इसका ऑर्डर ये लिख के आ जाओगे, आप इसका ऑर्डर ये लिखकर आ जाओगे। वहां आपको बोलेगा थोड़ी अरे भाई तू गलत कर रहा है, गैलियम में तो पुअर शील्डिंग है, बड़ा साइज नहीं होगा, ऐसा नहीं बोलेगा, आपको खुद से सोचना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. क्या ये बात क्लियर है? ये जो गैलियम है इसका साइज छोटा हो जाता है। क्या यहां तक सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्या ये समझ में आ गया, नहीं आ गया? गैलियम का जो साइज है वो छोटा हो जाता है, वो पीछे आ जाता है। तो नेट ऑर्डर क्या हो गया? सबसे पहले बोरॉन, फिर कौन? Galium. गैलियम, फिर कौन? Aluminium. एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। एक बात और कहता हूं, एग्जाम में जब भी सवाल आएगा तो हमेशा ऐसे ही याद रखना। आप सबसे पहले सोचना नॉर्मल होता तो क्या होता,
आपने लिखा बोरोन से एल्यूमिनियम से गैलियम से इंडियम से थेलियम बढ़ा, फिर ये सोचना कि गैलियम का साइज छोटा हो गया तो गैलियम को पीछे लाना। ऐसा करोगे तो 99% गलती होगी ही नहीं। मैं आगे बहुत सारे ऑर्डर्स बिल्कुल इसी पैटर्न से सिखाऊंगा। पहले नॉर्मल सोचूंगा, फिर उठाकर उसको पीछे लाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. गुरु शब्द परफेक्ट क्लियर आज तक? यहां तक बात जो समझाई समझ में आ गई? इसका पूरी समझ आ गई। बहुत बढ़िया मेरा बेटा। अगला है अबनॉर्मल पीरियोडिसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तुमने एक बात नोट करी दोनों जने, वरदायिनी और तुम, क्या मैंने वर्ड एक्सेप्शनल वर्ड नहीं काम में लिया? एक्सेप्शन इन साइज, एक्सेप्शन इन साइज। क्यों? ये जो वर्ड एक्सेप्शन है ना, ये एक्चुअली इसका वर्ड से ही बर्बाद हो गया है, इससे वर्ड से ही बदनाम हो गया है। लोगों को लगता है एक्सेप्शन मतलब लर्न करना है, जबकि वर्ड एक्सेप्शन से ज्यादा अच्छा शब्द है एबनॉर्मल। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ अलग हुआ। दुनिया में हर एक चीज एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती ना, कुछ तो अलग होगा। हम सब भी तो एबनॉर्मल है, एक दूसरे से डिफरेंट है। ये तो सब एक जैसे से हो सकते थे, लेकिन हम सब अलग है। तो मैं अगर किसी को बोलूं तू तो एक्सेप्शन है, कितना बुरा लगेगा उसको। बात समझ में आ रही है? एबनॉर्मल वर्ड बोल सकते हैं। एबनॉर्मल का मतलब जो सभी लोग हैं उनसे ये अलग हटके हैं, उससे ये अलग हटके हैं। नॉर्मल नहीं है, जो जनरल है वैसा नहीं, कुछ अलग है। तो जनरल ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम साइज का बढ़ना, लेफ्ट टू राइट साइज का घटना। अगर कुछ डिफरेंट है, आई रिपीट द वर्ड, कुछ डिफरेंट है, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल पीरियोडिसिटी, विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज नॉट ट्रेंडी, जो ट्रेंड नहीं फॉलो करता, विच इज समथिंग डिफरेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। तो एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दो पार्ट्स हैं अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं, मैं सिर्फ 3D सीरीज की बात करूंगा, आईटी के सिलेबस में सिर्फ 3D सीरीज है लेफ्ट टू राइट के हिसाब से। तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करता हूं तो अक्रॉस अ पीरियड 3D सीरीज में पहले बताओ होता क्या? क्या साइज की वैल्यू कम हो जाती? क्या साइज की जो वैल्यू है वो कम हो जाती? कोई पूछे क्यों हो जाती कम, तो क्या बोलेंगे? इससे ज्यादा इफेक्टिव बैठ जाता। अच्छा, क्या गुरशब्द कल याद है मैंने Z इफेक्टिव बढ़ाया था, लेकिन कितना बढ़ाया था? मैंने आपको Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ाकर दिखाई थी, तो बता सकता है कितना बढ़ाया था Z इफेक्टिव? 0.15. वेरी गुड, इंक्रीज्ड बाय 0.15। क्या ये बहुत लिटिल वैल्यू थी? क्या क्या इंक्रीज होता है Z इफेक्टिव, लेकिन क्या बहुत थोड़ा सा इंक्रीज होता है? थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 0.5 इंक्रीज है। क्या Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है? बोलो, क्या बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? कैसा समझ आएगा? चलें आगे। Yes, sir. टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, Z इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, और नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ती हैं, वो फैक्टर देखना है। अब अपन लेफ्ट टू राइट को एक एक करके चेक करते हैं। अगेन पहले ऑब्जर्वेशन फिर एक्सप्लेनेशन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक 164 से 147 कम हो गया, मजा आ गया। कम ही तो चाहिए था। 147 से 135 कम हो गया, मजा आ गया। 135 से 129 कम हो गया, मजा आ गया। क्यों? हम चाह रहे थे कि साइज क्या हो जाए? कम हो जाए, तो साइज कम हो गया। आगे चलते हैं। क्या क्रोमियम से Mn में जाएंगे तो साइज बढ़ गया? क्या गड़बड़ हो गई? Yes, sir. आगे चलते हैं। Mn से आयरन में साइज कम हो गया, बढ़िया है। क्या यहां अगर हम देखेंगे तो फिर एक गड़बड़ नजर आ रही है? क्या साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया? सेम हो सर, इक्वल हो गया। क्या साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया? ऑलमोस्ट सेम, या 126 125 ऑलमोस्ट सेम हो गया। वहां 125 125। क्या यहां साइज बढ़ गया, गड़बड़ हो गई? क्या यहां साइज बढ़ गया, गड़बड़ हो गई? साइज घटना चाहिए था। हमारी तो थ्योरी कहती है कि साइज Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज घटना चाहिए था, पर साइज बढ़ गया। थ्योरी में उल्टा काम हो गया। लेट्स चेक कैसे हुआ होगा। मैं एक एक ऑर्डर्स को समझा रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना।
जब अपन क्रोमियम से Mn में आएंगे तो गड़बड़ क्या हुई वो बताया जा रहा है यहां पर, जरा सभी बच्चे ध्यान से समझो। इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज और समझाता हूं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हमारे पास में कोई p ऑर्बिटल है तो उस p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक आया, इलेक्ट्रॉन एक और आया, इलेक्ट्रॉन एक आया। ये कौन है? px मान लेता हूं, ये py मान लेता हूं, ये pz मान लेता हूं। अब और इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या ये भर गया पूरा? Yes, sir. अगर ये भर गया तो क्या ये तगड़ी शील्डिंग करेगा, हाई शील्डिंग करेगा? हाई शील्डिंग, बताओ ये हाई शील्डिंग क्यों करेगा? क्योंकि दीवार ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, इंटरेक्शन कम हो गया। मतलब इतना ज्यादा भर गया, ये रिपल्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक न्यूक्लियस और एक अपन ऐसा मान लेते हैं, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में दीवार जो है उसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो क्या होगा? इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर दीवार तगड़ी बन गई तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर चला गया साइज बड़ा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या वर्ड काम में ले सकते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। दिस इज ऑब्वियस, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। हाँ या ना? एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपने ये बात अब तक क्यों नहीं करी थी? ये बहुत छोटा सा रीजन है, मैं इसको चाहता ही नहीं था कि ये कोई जरूरत पड़ रही थी इसकी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ, वो आपके सामने है कि Z इफेक्टिव जो है वो हुआ इंक्रीज्ड बाय 0.15। क्या Z इफेक्टिव S ब्लॉक और P ब्लॉक में बहुत तगड़ा बढ़ रहा था? ऐसे साइज छोटा हो गया था क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ गया था, 0.65 से बढ़ा था वहां पे। तो वही फैक्टर सबसे मजबूत फैक्टर था, वही फैक्टर सबसे तगड़ा फैक्टर था। लेकिन यहां ये 0.15 बढ़ रहा है जरा सा, ये फैक्टर इतना तगड़ा फैक्टर है ही नहीं। और अगर ये फैक्टर बहुत तगड़ा फैक्टर नहीं है तो दूसरे फैक्टर, छुटमुट फैक्टर जो अब तक हमने काम में नहीं लिए थे, इस तरह के फैक्टर बिकम इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, एक एक करके सारे ऑर्डर्स को डिस्कस कर रहा हूं। पहला ऑर्डर हमें डिस्कस करना है, जब अपन क्रोमियम से Mn की तरफ गए तो क्या हुआ। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा 3d5 4s1। क्या ये याद है? अलग तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने पीरियोडिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके टॉपिक पढ़ा होगा। पढ़ा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, याद है? Yes, sir. तो मैंने आपसे कहा कि जब आप क्रोमियम से Mn की तरफ जा रहे हो तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। क्रोमियम से Mn की तरफ जाते वक्त यहां पर ये भी 3d5 है, ये भी 3d5 है, दोनों सेम है। लेकिन क्या यहां पे 4s1 से 4s2 हो गया क्या? अलग हो गए। अरे अलग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अलग ही होगा, सेम थोड़ी होगा। पर क्या समझ में आया वो समझाता हूं। जब अपन इधर से इधर आए तो यहां पर 4s जो ऑर्बिटल थी उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, यहां 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्या इलेक्ट्रॉन ने रिपेल किया, रिपेल करने से थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, और इसीलिए क्रोमियम से Mn में साइज की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या हुआ था? 4s1 4s2 वाले तो इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन हुआ, ओके सर। और रिपल्शन होगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। साइज किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण होता है। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ तो साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे इलेक्ट्रॉन में Yes. गया मतलब ऊंचा ले गया तो
इलेक्ट्रॉन सिंगल से पेयर अप हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गया तो साइज बड़ा हो गया। क्या बताओ ये कहानी सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. बोलो, चलें आगे। Yes, sir. अगली कहानी है, यहां पे 137 से 126 हुआ, बढ़िया है, छोटा हो गया, मस्त रहो। यहां देखते हैं क्या यहां आयरन से कोबाल्ट से निकिल के केस में साइज की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई। अब यहां पर चल रहा है दो फैक्टर्स के बीच में जंग। एक फैक्टर बोल रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आयरन से कोबाल्ट से निकिल में जेड इफेक्टिव बढ़ता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो बढ़ता ही है, तो साइज बोल रहा है छोटा हो जा, छोटा हो जा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रॉन D6 से D7 से D8 क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ती जा रही है। D6 एक और आया, फिर D6 एक और एंटी पैरेलल आया, फिर D8 एक और इलेक्ट्रॉन आया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, पेयरिंग बढ़ती जा रही है। हमने कहा दो फैक्टर हैं, जेड इफेक्टिव का बढ़ना और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग का बढ़ना। जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज छोटा हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बढ़ने से साइज बड़ा हो रहा है। दोनों फैक्टर उल्टा काम कर रहे हैं, साइज कांस्टेंट हो गया। क्या बोलो, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? मैं फिर से समझाता हूं, मुझे मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है। ये डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, ये 5 ऑर्बिटल की डी सबशेल होती है। मैंने कहा कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, लेकिन अब होगी। अब ये है अगला इलेक्ट्रॉन। क्या ये अगला इलेक्ट्रॉन जब इसमें आता है तो बताओ, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हुआ। अगला इलेक्ट्रॉन जब इसमें आया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ, यहां आया रिपल्शन हुआ, कि ये रिपल्शंस बढ़ते जा रहे हैं। Yes, sir. और अगर इलेक्ट्रॉन जिस डब्बे में है, अरे यार एक डब्बे में ऐसा सोचो ना, एक कमरे में अपन ने दो जनों को बंद कर दिया, दोनों जन एक दूसरे के दुश्मन है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या एक दूसरे से दूर भागेंगे और धक्का मुक्की करेंगे? क्या दीवारों पे टकराएंगे, दीवारें बड़ी हो जाएंगी? ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? Yes, sir. गुरशब्द बेटा तेरा जवाब नहीं आ रहा, मैं तेरा जवाब नहीं आएगा तब तक कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा आगे बढ़ने के लिए। यस सर। क्या है सर? बता, रीजन बता। इलेक्ट्रॉन अगर कि दोनों सेम सेम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक भी प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से साइज वो बढ़ जाएगा। अब दो फैक्टर है, जेड इफेक्टिव कह रहा है इंक्रीज्ड बाय 0.15, छोटी सी वैल्यू है, बढ़ रही है पर बढ़ तो रही है। तो साइज तो कह रहा है जेड, मतलब जेड इफेक्टिव कह रहा है साइज छोटा हो जा, और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कह रही है साइज बड़ा हो जा। दोनों फैक्टर अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर दोनों फैक्टर अपोजिट काम कर रहे हैं, दोनों फैक्टर अपोजिट काम कर रहे हैं तो क्या होगा? साइज कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर आयरन से कोबाल्ट से निकल साइज कांस्टेंट हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. अगर वरदायिनी तुम्हारे को सच में मेरी बात समझ में आ गई तो निकिल से कॉपर एक्सप्लेन तुम करो, मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि निकिल से कॉपर का साइज क्यों बड़ा हो गया। सर निकिल से कॉपर, क्योंकि निकिल है D8S2 और कॉपर है D10S2। D10 D10 नहीं, D9S2। D10S1। सॉरी, D10S1। हम्म, D10S1 तो उसमें, हाँ उसमें कॉपर की अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 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 होगी, फिर आगे हाँ तो उसमें डिफरेंस चेक करो, कहां डिफरेंस है? डिफरेंस D और S के इलेक्ट्रॉन्स में है। देखो, ये मैंने छुपा लिया था मेरे पीछे, इसलिए मैं खड़ा हो गया था। इधर देखो, ये रहा निकिल, ये रहा कॉपर। पहले इन दोनों को देखो ध्यान से, निकिल से कॉपर की तरफ देखो, ये है D8S2, ये है D10 और S1। अब अगर S के हिसाब से देखें तो मालूम पड़ा कि भाई दो इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उल्टा हो गया। लेकिन आप सोचो ये D8 से अचानक D10 हो गया, क्या हाई पेयरिंग हो गई क्या? और अगर हाई पेयरिंग हो गई तो क्या होगा? अगर पेयरिंग तगड़ी हो गई तो क्या अगेन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ जाएगा? और साइज क्या हो जाएगा? है बेटू, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को
और रिपेल करेंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगी? साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से मुझे गुरशब्द सिखाएगा कॉपर से जिंक का ऑर्डर। कॉपर से जिंक का जो ऑर्डर है वो कॉपर से जिंक का ऑर्डर बड़ा हो रहा है, जल्दी से मुझे बता क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इसमें जैसे कि इस बात से S1 आई इलेक्ट्रॉन बढ़ ज्यादा आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ऑफ ऑर्बिटल में, डी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो सर इसमें जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और शीट इफेक्ट बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। परफेक्ट, ये क्लियर हो गया कि यहां पर D10 और D10 तो सेम है, ये S1 से S2 हो गया, और S1 से S2 हो गया तो अचानक पेयरिंग बढ़ गई, पेयरिंग बढ़ गई तो रिपल्शन बढ़ा तो साइज बड़ा हो गया। क्या बताओ, ये पूरी बात जो भी इस बोर्ड पे हमने समझी, क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं होगी? मैं फिर बोलता हूं, आप दोनों को बोलता हूं, इट मे बी पॉसिबल कि आप आज से आगे जाने पर जब दोबारा इस चीज को रिवाइज करोगे, सोचोगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ने ये जो पेयरिंग वाले फंडे बताए, ये जो पेयरिंग वाला फंडा सर ने सिखाया, ये अब तक कहां गया था? क्या हम अगर ध्यान दें तो इसके पहले वाला जो ऑर्डर थे, लेट्स से हम इस पी ब्लॉक की तरफ आते हैं, ये और पीछे जाते हैं इस जगह पर। सर क्या पी ब्लॉक में भी तो ऐसा हो रहा होगा ना, पेयरिंग वेरिंग होने लग गई होगी और ये और वो होने लग गया होगा सर, फिर उस जगह पर आपने फैक्टर को क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर बहुत तगड़ा फैक्टर वर्कआउट हो रहा था। बताओ वरदायिनी, वो तगड़ा फैक्टर कौन सा था जिसके चलते हमने इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग वाला फैक्टर नहीं देखा? यहां पर Z इफेक्टिव 0.65 से इंक्रीज होता है और इसीलिए Z इफेक्टिव से ही पूरा आंसर आ जा रहा है, और वो Z इफेक्टिव इतना तगड़ा चेंज होता है कि ऑर्डर को गवर्न करता है। जबकि डी ब्लॉक के अंदर Z इफेक्टिव सिर्फ 0.15 बढ़ता है, और इसीलिए अगर कोई छोटी सी भी कोई चेंज होगा तो वो इंपैक्ट डाल देता है। बोलो, क्या यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? साइज पे छोटा सा चेंज किस पे इंपैक्ट डाल रहा है? बताओ। साइज पे डाल रहा है। साइज पे डाल रहा है, साइज तो पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं? क्या सभी बच्चे यहां तक समझ गए, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और ये मेरे को लगता है आप सभी को क्लियर है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो अलोंग द ग्रुप टॉप टू बॉटम आता है। टॉप टू बॉटम वो समझते हैं क्या है। देखो 3D सीरीज से 4D सीरीज से 5D सीरीज, यानी कि टॉप टू बॉटम की हम बात कर रहे हैं। 3D सीरीज मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की सीरीज की हम बात कर रहे हैं, वो 3D सीरीज कहलाती है। स्कैंडियम के नीचे कौन आता है, जल्दी से बताओ? हिट्रियम। कौन आता है बेटा? हिट्रियम। हिट्रियम से लेकर कहां तक? कैडमियम तक। तो ये हमने ले लिया कैडमियम, और उसके बाद नीचे क्या लेंथेनम आता है क्या? लेंथेनाइड सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, लेंथेनम एलिमेंट की बात कर रहा हूं। क्या वहां पर लेंथेनम से आखिरी में क्या मरकरी आता है क्या? ये कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? 4D सीरीज। और ये कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। जल्दी से मुझे वरदायिनी बताएगी कि ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज क्यों कहलाती है? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में फिल होता है उसके अकॉर्डिंग। वेरी गुड। क्या हम अगर 3D सीरीज की बात करेंगे तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसके कहते हैं, हम लोग एक वर्ड काम में लेते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, जब भी हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो 3D ऑर्बिटल में भरते हैं, इसलिए इसका नाम है 3D सीरीज। जब इट्रियम से लेकर कैडमियम तक हम भरेंगे तो वो कौन सी सीरीज में भरेंगे? कौन सी ऑर्बिटल में भरेंगे? 4D ऑर्बिटल में, सो कहलाता है 4D सीरीज। और जब अपन बात करते हैं 5D सीरीज में, वहां लेंथेनम से लेकर कहां तक? मरकरी तक। जब भी हम आखिरी इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो कहां भरेंगे? ये लेंथेनम है,
क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ये लेंथेनम होना चाहिए कि ल्यूटियम होना चाहिए? Sir, lanthanum ही होना चाहिए. तो ल्यूटियम कहाँ आएगा? Sir, lutein तो पता नहीं है. फिर कैसे काम करा? मतलब अगर अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं तो क्या पीरियोडिक टेबल में हमारे सामने, मैं अब दिखूंगा नहीं आपको और पीरियोडिक टेबल आपको नजर आएगी. अभी देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रही है, इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, क्या स्कैंडियम लिखा है, इट्रियम लिखा है, दिख रहा है? Yes, sir. उसके बाद में कौन है? क्या नीचे जो एलिमेंट है क्या वो एफ ब्लॉक में चला गया? यस सर. लेकिन ये जो लेंथेनम है क्या ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है? लेंथेनम एल ए एफ ब्लॉक का. नहीं है, तो नहीं है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है. वो इसलिए ब्लू करके नीचे लिखा है, ग्रीन करके नीचे लिखा है. लेंथेनम और एक्टेनम ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं. इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है. इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ में होता ही नहीं है. आप दोनों के पास एनसीईआरटी है या नहीं है? Yes, sir. खोलो एनसीईआरटी खोलो और उसका पीरियोडिक टेबल चैप्टर निकालो. जल्दी से निकालो फटाफट से. मैं भी निकालता हूं आपके सामने, दिखाऊंगा फिर आपको. एनसीईआरटी निकालो 11th क्लास की. निकाल ली? Yes, sir. उसमें पार्ट 1 देखो बुक का, बुक पार्ट 1 जो है बुक, दो पार्ट्स है ना बुक के. पार्ट 1 देखो. निकाला? Yes, sir. मिल गया. मिल गया. उसमें पेज नंबर, अगर आपका 2021 वाला एडिशन है तो उसमें ये जो 79 नंबर पेज है, गुरु शब्द आपको मिला बेटा? गुरु शब्द बेटा मिला आपको? हाँ बेटा. मिल गई? गुरु शब्द जल्दी देखो बेटा. मिल गया गुरु शब्द बेटा? आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है बेटा, जल्दी से देख लो.
गुरशद अभी तक आपका जवाब नहीं आया बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, टाइम खराब हो रहा है। सर वो एनसीईआरटी नहीं है मेरे पास, पार्ट 1 पार्ट 2 की। एनसीईआरटी ही नहीं है तुम्हारे पास? पार्ट 2 की सर। पार्ट 1 या पार्ट 2 क्या करेगा? एनसीईआरटी तो 12th क्लास की भी होनी चाहिए। देखो जरा बोर्ड पे, थोड़ा सा ये व्यू उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये एनसीईआरटी को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया इतनी देर में, जितनी देर में आप ढूंढ रहे थे। और अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जरा आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। ये लेंथेनम है, मैंने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया है। देखा जाए तो ये जो लेंथेनम है, अगर आप इस पर ध्यान दो तो ये लेंथेनम दैट इज 5d16s2 F में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो ये लेंथेनम D ब्लॉक का एलिमेंट है, F ब्लॉक का नहीं है। ये जो आपका F ब्लॉक है वो सीरियम से स्टार्ट होता है, जिसमें F में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो सीरियम कहां से? सीरियम जो है वो F ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन जो आपका लेंथेनम और एक्टेनम है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट कौन से पीरियड के एलिमेंट हुए? ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हुए? डी ब्लॉक के एलिमेंट हुए। क्या बताओ, यहां तक मेरी बात सभी को समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। और गुरशब्द मतलब ये स्टेटमेंट मैं दोबारा बिल्कुल सुनना नहीं चाहूंगा कि सर मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है गुरशब्द में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पेज लास्ट में ऐड कर दिया है, आपको जो नोट्स अभी मिलेंगे उसके बिल्कुल लास्ट में मैंने इस पेज को ऐड कर दिया है। अभी अपन जो बात कर रहे थे, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक ये भी आपको डी ब्लॉक का लेफ्ट टू राइट क्लियर हो गया था। टॉप टू बॉटम हम लोग डिस्कस कर रहे थे डी ब्लॉक में, और उसमें हमने कहा जब हम 3D सीरीज से 4D से 4D से 5D में जाएंगे तो क्या होगा। तो पहले अपन यही समझ रहे थे कि कौन सी सीरीज को क्या कहना है। वो अभी वरदायनी ने बताया था कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाता है उसके हिसाब से सीरीज डिसाइड होती है। अब अगर अपन 3D से 4D सीरीज की तरफ जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा क्यों हो जाएगा? क्योंकि शेल बढ़ गई। अगर शेल्स जो हैं अगर वो बढ़ेंगी तो कारण साइज बड़ा हो जाएगा, एक कपड़ा और पहन लिया। लेकिन 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हैं तो साइज या तो इंक्रीज होता है या कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम जिसको कह सकते हैं। रीजन क्या? दैट इज पुअर शील्डिंग ऑफ इनर 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस 5D सीरीज के अंदर झांक कर देखोगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि कल की तारीख तक देख लेना चाहिए, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो अंदर उसमें 4f ऑर्बिटल है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग अच्छी होती नहीं, इसके कारण साइज छोटे हो जाते हैं। अब हम जब 4D सीरीज से 5D सीरीज, जैसे वही अपन ने एल्यूमिनियम से गैलियम की बात करी थी ना, वैसा ही कुछ मैं कहना चाह रहा हूं। या अपन बात करेंगे इंडियम से थेलियम की, जो अपन ने बात करी थी, वैसे ही कुछ कहना चाह रहा हूं कि वहां पर साइज रिलेटिवली थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कभी कभी इनसे साइज या तो कांस्टेंट हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं, नहीं तो थोड़े से बड़े रह जाते हैं, लेकिन उम्मीद से छोटे हो जाते हैं। अब इसके लिए भी एक याद रख लेना, क्या कि स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम नॉर्मल फॉलो करता है, क्योंकि इसमें तो डी ऑर्बिटल ही रहता है, एफ ऑर्बिटल तो आता नहीं, क्योंकि लेंथेनम के अगले एलिमेंट से एफ ऑर्बिटल आता है। ठीक है, तो इसलिए वहां तो नॉर्मल साइज होता है, जैसे हमने यहाँ पे वर्ड लिखा नॉर्मल। लेकिन फोर्थ मतलब इसके अगला, ये तो होता है थर्ड, इसके बाद अगला फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं अपन मरकरी तक। वहां से लेकर 12th तक, कहां तक? 12th तक क्या करना है, यानी कि मरकरी तक, 12th ग्रुप तक 3D से 4D बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा, आप ऑर्डर भी देख सकते हैं। लेकिन 4D से 5D या तो बड़ा होगा या कांस्टेंट होगा। अब हम क्या करते हैं ऐसे केसेस के अंदर, ट्रिक्स लिखाते हैं, इन केसेस के अंदर याद करवाते हैं कि कौन कौन से के अंदर ये बड़ा होगा, कौन कौन से में ये बड़ा होगा। लेकिन आईआईटी में बहुत ज्यादा इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते नहीं है, 2-4-5 आएंगे, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम या आयरन वाला जो सीरीज है, वो ये 2-3 एग्जांपल्स ही आते हैं। तो उन सीरीज के एग्जांपल्स हम लोग याद कर लेंगे, वो बाकायदा वैल्यूज के साथ में याद करेंगे। लेकिन
आपको इन जनरल याद करना है तो बोलेंगे 3D से 4D बड़ा होता है, 4D से 5D में जाएंगे या तो बड़ा होता है या ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? वरदायनी क्लियर है बेटा? 46 से बड़ा होता है 3D, Yes. 5D से 45 में कांस्टेंट रहेगा, साइज सेम बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और एफ ब्लॉक की बात करते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही प्रचलित है नाम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या आप मुझे समझाएगा कोई बच्चा? गुरशब्द समझाओगे बेटा? 3D ये अपन अगर 4F सीरीज और 5F सीरीज जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो गुरशब्द मुझे ये बताओ कि 4F सीरीज किसको कहेंगे और 5F सीरीज किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे? तो 4F सीरीज एक्टेनॉइड टू 5F सीरीज एक्टेनॉइड। हाँ क्यों कहेंगे? नाम क्या बेटा? नाम से क्या है? बेटा अभी मैंने वरदायनी से पूछा था कि उसको 3D सीरीज 4D सीरीज 5D सीरीज क्यों कहते हैं, तो उसने बताया था ना रीजन, या उसने बोला था बस इनका नाम रख दिया? क्योंकि वो सर डी शेल में आता है, क्योंकि वो उसका शेल डी सब शेल होता है, इसलिए उसका बी कोड सीडी दे दिया और उसका पीरियड नंबर 3 दे दिया। पीरियड नंबर 3 है कि 4 है? 3D सीरीज का पीरियड नंबर 4 होता है ना कि 3 होता है? मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले गुरशब्द उस दिन तुमसे पूछा था कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, तुमने हाँ कहा था। गड़बड़ है ना मामला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान तुम गड़बड़ कर रहे हो। चलो समझो अभी तो पहले, इसने अभी वरदायनी ने कहा था कि 3D सीरीज को इसलिए 3D सीरीज कहते हैं क्योंकि वहां पे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमने लिखा है वो 3D ऑर्बिटल में जाता है। तो बस बिल्कुल सेम यहाँ पे कह दो कि जब अपन इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हम लिखेंगे वो कहाँ डाला जाता है? 4f ऑर्बिटल में डाला जाता है, इसलिए उसको 4f सीरीज कहते हैं। एक्टिनॉइड्स के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन डाला जाता है वो 5f ऑर्बिटल में डाला जाता है, इसलिए इसको 5f सीरीज कहते हैं। जो चीज मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर तुम उस चीज को लिखते चलोगे इस तरह की बोली हुई बातें जो तुमको यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि तुम भूल जा रहे हो। देखो प्रूफ भी है ऊपर, ये 4f, ये अगर अपन f ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक एक करके f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। तो लेंथेनाइट सीरीज में इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में भरते हैं, एक्टिनाइट सीरीज में इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में भरते हैं, एंड देयरफॉर ये ऑर्डर हम लोग देखते हैं। अब रीजन, चलो अब रीजन बता रहे थे कि यहाँ पर लेंथेनाइट के साइज डिक्रीज होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं, डिक्रीज, ऐसे साइज डिक्रीज होते जा रहे हैं। क्या आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि डिक्रीज क्यों होते जा रहे हैं? Yes, sir. बोलो बेटा। क्योंकि स्लेटर रूल के अकॉर्डिंग तो z इफेक्टिव कांस्टेंट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली में f ऑर्बिटल टू शील्डिंग देता है, तो z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है जिससे साइज डिक्रीज होना चाहिए। क्या गुरशब्द तुम इस बात को रिपीट करोगे जो इसने बोली? साइज डिक्रीज होती है बिकॉज़ द अकॉर्डिंग टू स्लेटर रूल दैट इफेक्टिव इज अ स्लेटर कांस्टेंट। तो ऐसे केसेस में क्योंकि एनालाइज कर एंटर हो जाता है क्योंकि वो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। देख तूने ना बोल तो बिल्कुल सही दिया, लेकिन थोड़ा सा अगर इस बात को अगर समझा हुआ होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। कल अपन ने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, पहले एलिमेंट का। अगले एलिमेंट पे गए, अगले एलिमेंट पे हमने लिखा था z इफेक्टिव इज इक्वल टू z प्लस 1 और सिग्मा प्लस 1, ऐसे लिखा था। तो अल्टीमेटली z इफेक्टिव कांस्टेंट आ गया था, याद आया? तो ऐसे बोलो कि अगर स्लेटर रूल के हिसाब से देखा जाए तो z इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट आ रही थी थ्रू आउट द सीरीज, और नई कपड़े पहन रहा है क्योंकि सीरीज है, सीरीज का मतलब सेम शेल है, तो कपड़े भी एक्स्ट्रा नहीं पहन रहा है।
और ना ही Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज तो सेम होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहां घुस गया? वो इलेक्ट्रॉन घुसा है f ऑर्बिटल में, इस f ऑर्बिटल में। और f ऑर्बिटल की शील्डिंग कैसी होती है? पुअर शील्डिंग होती है। अगर f ऑर्बिटल की जो शील्ड बनाता है f ऑर्बिटल, अगर वो शील्डिंग पुअर करता है तो क्या होगा? बोलो मेरा बेटा। अगर f ऑर्बिटल की शील्डिंग पुअर होती है तो ऐसी कंडीशन में Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। मैंने लिखा भी है, but as electron enters in n-2 f orbital having poor shielding which increases the Z effective and therefore size decreases। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है। इस लेंथेनाइड सीरीज में साइज का छोटा होना इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्टिनाइड सीरीज कहलाती है। थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक उसमें साइज का डिक्रीज होना इज नोन एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात प्रॉपर्ली समझ में आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, इनके बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मुझे कल आप लोगों के आंसर चाहिए। मैंने इनके आंसर हटा दिए। ये ऐसे ऑर्डर लिखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने इनके जो ऑर्डर थे, ऐसे जो साइन थे, ये मैंने मिटा दिए। तो अब आपके पास रॉ फाइल मिल गई है। ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सभी के ऑर्डर्स आपको करने हैं। वरदायनी और गुरशब दोनों को सुनाई आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रही है? होमवर्क करना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चंस, ये 12 और आगे चलें, ये क्वेश्चंस 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 और भी आगे चलें, ये क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट 49 क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे एनी हाउ आपको सिखाने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑर्डर आएगा। उसमें से बहुत सारी चीजें आपको, मतलब 90% आपको आंसर सिखाया जा चुका है, लेकिन जैसे कुछ नया ऑर्डर है, अब इसको कैसे सिखाएंगे? तो ये सब चीजें मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करके लाएं और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई, परफेक्टली आ गई। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये होमवर्क हो जाएगा, ये नोट्स में भेजूंगा। गुरशब्द आज ये नोट्स जरूर से वहां से निकालना, ठीक है? ओके, चलो अगला टॉपिक है। अगले टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये मतलब ये टॉपिक जो है, उसको पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट लेंगे, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आगे बढ़ने से पहले, क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताएगा? हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या आप बताओगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी है जो एटम रिक्वायर करता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक कैटायन बनाने के लिए। गुरशब्द क्या कहना चाहता है तेरे हिसाब से? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बोल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप लोगों ने दोनों ने जो डेफिनेशन बोली, आपको, मुझे पता है आपको पता है वो डेफिनेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक एटम लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटाना है, और इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। द क्वेश्चन इज, हमने यहां पर वर्ड बोला कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट वर्ड है, लूजली बाउंडेड क्यों आया? चलो आ गया, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम एन आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड एटम वर्ड कैसे आया? तीसरा, गैसियस एटम जो शब्द लिखा वो कैसे आया? ये क्यों हमने ये शब्द लिखे? तो डेफिनेशन को भी जस्टिफाई अपन को करना पड़ेगा। उसके अलावा आयोनाइजेशन एनर्जी, या आप लोग एंथैल्पी या फिर पोटेंशियल, ये कुछ शब्द काम में लेते हैं मेरे नॉलेज के बेसिस पे। आप लोग कुछ इस तरह के शब्द काम में लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आखिर ये वर्ड्स क्या हैं? आपने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बोली, मैंने भी सुनी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। देन व्हाट इज एंथैल्पी? ये एंथैल्पी क्या चीज है?
व्हाट इज पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या चीज है, तो हमें ये तीनों वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है, एक एक करके तीनों वर्ड्स को भी समझना है, ठीक है। बड़े सिंपल सी मतलब कह सकते हैं ना काम है। एक एटम है, उसमें ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का घर है, और दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का घर है। यहां पे अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये है बाहर का इलेक्ट्रॉन। बाहर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। अगर मैंने किसी एनर्जी सोर्स से, वो एनर्जी सोर्स कुछ भी हो सकता है, आप चाहे उसको हीट एनर्जी दे दो, जैसे अपन वर्ड ही बोल लेते हैं, हम चाहे उसको थर्मल एनर्जी दे दें, थर्मल का मतलब हीट, हम चाहे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब कोई हम उस पर चार्ज डाल दें, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसको एनर्जी दे दें, या फिर हम उसको कोई फोटोन भेज दें उसके ऊपर, फोटोन यानी कि हम उस पर कोई लाइट पार्टिकल डालें, कोई एनर्जी का पार्टिकल प्रोजेक्ट कर दें, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज डाली, इंफ्रारेड रेडिएशन डाली, या ये जो व्हाइट लाइट है ये लाइट ही डाल दी, कोई भी एनर्जी लाइट के सोर्स से दी। एक तो हमने गर्म किया उसको, दैट इज थर्मल, थर्मल का मतलब हीटिंग, ठीक है ना, या हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, फोटोन का मतलब कोई रेडिएशन उसके ऊपर हम लोगों ने डाली। इन एनी सेंस, इन सभी तरीके से जो हमने उसको एनर्जी दी, वो एनर्जी जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दुनिया से दूर, कहां पे, इंफिनिटी पे। अब ये सर, ये इंफिनिटी पे एक्चुअली कैसे जाता है, सच में जाता है क्या? आंसर इज नो। द आंसर इज इसकी रीच से दूर। इलेक्ट्रॉन इसकी रीच बहुत आगे तक तो होगी नहीं, थोड़ी आगे होगी, इसकी रीच से दूर चला जाए, किसी और एटम के पास चला जाए, तो हम इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं अपन, तो सर्किट में चला जाएगा। कहने का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के इसकी रीच से दूर ले जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहे वो आप किसी भी सोर्स से दे दो, उस चीज को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सर हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा करने से मुझे इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच के अट्रैक्शन के बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन दोनों के अट्रैक्शन के बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को कितना प्यार करता है, कितना अट्रैक्ट करता है। अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल, और अगर अट्रैक्ट कम करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान। आयनाइजेशन एनर्जी का मेजर एप्लीकेशन ही ये है कि इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, बताओ? कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करता है, कितना अट्रैक्ट करता है। आगे जाके सारे टॉपिक जैसे कि नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये सब इन्हीं फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं। इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं मैंने यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों को समझना है। पहले आयनाइजेशन एनर्जी सिंपल जो आपने बोली वही बोलता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहां पर अब कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। पहला, ये मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स जब भी आप किसी एटम को एनर्जी दोगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा? जो सबसे बाहर होगा, उस न्यूक्लियस की पकड़ से सबसे कम होगा, वो होगा सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हमने ये वर्ड काम में लिया, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या यहां तक वर्ड समझ में आया या नहीं आया, पहले तो बता दो। यस। पॉइंट नंबर 2, हमने यहां पर वर्ड लिया आइसोलेटेड एटम। इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, एंड व्हाई इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि एक एटम अगर दूसरे एटम के कांटेक्ट में है तो हो सकता है वो जो इलेक्ट्रॉन जिसको हम निकाल रहे हैं वो दोनों एटम्स को पकड़ के बैठे हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट। तो हम लोग डेफिनेशन में कहेंगे एक प्रिसाइज डेफिनेशन, एक परफेक्ट डेफिनेशन, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम का ही है, और उस एटम ने उसको पकड़ रखा और हमको निकालना है बाहर। क्या ये प्रैक्टिकली आइसोलेशन ऑफ एटम पॉसिबल है? नहीं, इट्स द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन।
आइसोलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक एटम के लिए डिफाइन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, यहां हमने वर्ड गैसेस एटम क्यों लिया? अगेन बात डेफिनेशन की है, लेकिन ये चीज कंपलसरी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर ऐसा नहीं होगा तो लफड़ा हो जाएगा। कैसे? एक मान लो सोडियम का पीस है मेरे पास, बाकायदा ऐसा सॉलिड पीस होता है, बाकायदा बिल्कुल सॉलिड होता है वो। हम उसको एनर्जी देते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, हम उसको एनर्जी देते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। किसी दूसरे बच्चे ने सोडियम को पिघलाया पहले और फिर उसको एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकाला। आपको पता है दोनों केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो अलग अलग होगी। क्यों? जब आपने उसको सॉलिड में एनर्जी दी तब ऐसी कंडीशन में वो एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे था, लेकिन जब वो अपने उसको गर्म करके लिक्विफाई करा और अपने उसको लिक्विड बना के एनर्जी दी तो उसका टेम्परेचर अलग था, तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग था। और गैसियस होगा तो फिर अलग होगा। अब हमें चाहिए यूनिवर्सल डेफिनेशन कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं और अगर अपन किसी और कंट्री में उसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। तो इसीलिए यूनिवर्सल डेफिनेशन बना दी गई कि सभी को गैसियस एटम में से एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ना कि किसी भी रूप में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो सब जगह यूनिवर्सल एक बात कह दी गई कि सब जने क्या करेंगे? गैसियस एटम को ही लेकर चलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस। क्या बात सभी बच्चों को क्लियर है? तो यहां पर मेटल, मैंने यहां पे एम लिखा मेटल के लिए, जनरली वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लेकिन यहां पे जरूरी नहीं है कि हम मेटल की बात करें, हम किसी भी एलिमेंट की बात कर सकते हैं। वो जो एलिमेंट है गैसियस स्टेट में लिया गया है और उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ी वो एनर्जी कहलाएगी क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पर एक वर्ड आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एंथैल्पी वर्ड क्या है? ऐसा कह सकते हैं कि हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कह दिया, थोड़ा स्टाइल से कह दिया है। ये भी एनर्जी, लेकिन थोड़ा स्टाइल से कह दिया, तो वो एंथैल्पी। सर ये क्या बात हुई, स्टाइल से कह दिया? को साइंस में ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं, साइंस में तो परफेक्ट एक रीजन होता है, तो वो रीजन समझते हैं। हम कभी भी एक जनरल बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो एनर्जी जो चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहला देंगे। लेकिन अगर हम एक हर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि हमने एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे अपन ने टी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लिया है, हमने 1 atm प्रेशर पे बात कर रहे हैं, ओपन कंटेनर होना चाहिए, क्लोज कंटेनर नहीं होना चाहिए। हम हर तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, आई रिपीट द वर्ड स्टैंडर्ड, हम हर तरह के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अब जब ये वाला प्रोसेस कराएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने का, तो जो एनर्जी की हम बात करेंगे वो एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। वैसे जब थर्मोडायनेमिक्स हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हम इस चीज को बेहतर डिफाइन कर पाते हैं। एंथैल्पी वर्ड का मतलब होता है एनर्जी इन अ स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोला मैंने? एंथैल्पी एनर्जी ही होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंडीशन में। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। तो एनर्जी और एंथैल्पी तो सेम हो गए, सेम वैल्यूज, कोई डिफरेंस नहीं। कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी की वैल्यू जूल, कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी हो सकते हैं ना, यूनिट्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं। सर ये आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? अभी मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि आप एनर्जी किस तरीके से दे सकते हो, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटोन, कैसे भी एनर्जी दे सकते हो। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम अगर इसकी बात करें तो हम कैसे एनर्जी देंगे? क्या आपने अपने पेंसिल सेल देखा जो आपके अपने डालते हैं, कोई जैसे घड़ी में डाल लिया या फिर वॉल क्लॉक में डालते हैं या रिमोट में डालते हैं, तो वो जो सेल होता है क्या उस पर वोल्टेज लिखा रहता है? अलग अलग सेल्स के अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं, क्या वो एनर्जी देते हैं? अलग वोल्टेज होगा तो अलग एनर्जी देगा ना। तो अगर मैंने किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगाई थी तब उसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया?
कितने वोल्ट की बैटरी लगाने पर उसने इलेक्ट्रॉन निकाला, वो कहलाता है वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल। क्या कहलाता है? पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कोई कम वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कोई ज्यादा वोल्टेज लगाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। टाइट है ना, पकड़ के रख रखा है आयनाइजेशन एनर्जी के कारण, उसको पकड़ के रख रखा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया है। तो जो ज्यादा वोल्टेज या कम वोल्टेज, तो हम कह रहे हैं एनर्जी ही है लेकिन बैटरी से दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हमने बड़ा सिंपल तरीके से कहा कि एक एटम को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है, उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, betterly known as ionization enthalpy. When the supply is according to is through the batteries, then the value is known as ionization potential. लेकिन एक बात मैं समझा दूं, एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है y, दो एलिमेंट्स हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी x की y से ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी x की y से ज्यादा है। अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूंगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू बदल सकती है, क्यों? क्योंकि कंडीशंस बदल गई हैं तब भी, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो x का y से ज्यादा ही होगा। अगर आपने बैटरी से आंसर कराया, सर बैटरी से अगर एनर्जी दी तो भी x की वैल्यू y से ज्यादा आएगी। x का ऑर्डर जो होगा वो हमेशा y से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्या बात मेरी? ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जीज, कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज, कंपेयर आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑर्डर लिखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो कुछ भी पूछे। आई मेरी बात या नहीं आई समझ में? Yes, sir. तो जब भी हम ऑर्डर्स की बात करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इन तीनों की डेफिनेशन या कंडीशंस अलग अलग हैं, लेकिन ऑर्डर करते वक्त कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे जाके हम कई सारे फैक्टर्स भी पढ़ रहे हैं, ऑर्डर्स भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत बड़े एक ऐसे लेवल पर लेकर जाएगी जहां से हम इनकी एप्लीकेशन कर पाएंगे। क्या यहां तक जो मैंने समझाया क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? Yes. अब दो बातें, एक तो जो मैंने होमवर्क दिया वो तो करना ही है, और डे 1 से लेकर आज की क्लास तक का जितना भी मैंने मैटर कराया उसको रिवाइज करना है वर्ड टू वर्ड। दूसरी चीज, गुर शब्द स्पेसिफिकली तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर्ली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना चाहिए। जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, जो तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग बुक्स हैं, उनसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से पढ़ लो। और अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी नहीं है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू परचेज इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तुम्हारे पास एनसीईआरटी 11th क्लास की दोनों और 12th क्लास की दोनों एनसीईआरटी आज ही होनी चाहिए, सो दैट कि हम कभी भी आगे यूज करें तो वी हैव। क्योंकि देखो एक बात बताता हूं, मैंने अभी आपको एक टेबल कराई थी, उसमें थी बहुत सारी साइज की वैल्यूज। अगर आप बुक खोल के देखोगे तो 11th क्लास की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में ये वैल्यूज नहीं लिखी हुई हैं। बोरोन फैमिली में, कार्बन फैमिली में जो चैप्टर्स है ना अलग अलग, पी ब्लॉक के और डी ब्लॉक के, उनमें वैल्यूज लिखी हुई हैं, और वो एनसीईआरटी तो 11th की और 12th की दोनों है। तो आपको इसीलिए वो एनसीईआरटी होनी चाहिए, यू मस्ट हैव एनसीईआरटी विथ यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir, समझ आ रही है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। अभी इसके बाद में गुरशब्द आपकी मैथ्स की क्लास है, तो मैं ये क्लास एंड कर रहा हूं और आप फिर मैथ्स की क्लास ज्वाइन कर लेना। Okay. ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir.